नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। देखिए, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसका रीज़न क्या है कि फेज़ 1 में भी आपसे इससे सवाल देखने को मिलता है, फेज़ 2 में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक है? इसीलिए एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि आरबीआई अपना सारा डेवलपमेंट बताता है, वो जितना भी साल भर में काम किया है या फिर काम करने का सोचा है या फिर वो एनालाइज़ भी किसी चीज़ को किया है, उसको ये बताता है इस अपने एनुअल रिपोर्ट में। तो साल भर का जितना भी आरबीआई अपने मन का बात है, वो दूसरे को बताता है। तो जब आरबीआई आपको रिक्रूट करना चाहता है, तो वो आपसे क्या पूछेगा? वही तो पूछेगा जो उसके मन में है और उसके मन में क्या है, वो ऑलरेडी इस रिपोर्ट में बता चुका है। इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस रिपोर्ट में अगर आरबीआई सोच रहा है कि हमें जो है अ, लाइबोर और माइबर को कट ऑफ कर देना चाहिए और हम लोगों को एसओएफआर का इस्तेमाल करना चाहिए। तब इसका मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? एसओएफआर सोच रहा है वो आरबीआई। तो वो आपसे सवाल भी उसी तरह से पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि एसओएफआर क्या होता है? या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसी तरह से सवाल बनता है। इसीलिए आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? एनुअल रिपोर्ट जो है, बहुत टीचरों ने पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने याद नहीं किया होगा। अगर आपने याद किया भी होगा तो अब तक भूल चुके होंगे और अगर नहीं भूले हैं तो कुछ और दिन आने दीजिए, फिर आप पूरा-पूरी भूल जाइएगा, ठीक है? तो मेरा यही चैलेंज है, आपके पास अभी यही चैलेंज है कि आपको याद रखना है एनुअल रिपोर्ट में जो भी बातें लिखी हुई है, ताकि तभी तो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्ज़ामिनेशन में। तो इस वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो के अंदर मैं क्या कराऊँगा आपको, याद करा दूँगा, ठीक है? इस वीडियो में मैं एक बार आपको चीज़ें समझाऊँगा, नोट्स के फॉर्मेट में ही होंगी चीज़ें, एक बार समझाऊँगा और फिर मैं आपको एक बार समराइज़ करा दूँगा। वहाँ पर आपका 50% से 70% याद हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएटली आप क्या करना, टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और एक बार रीड कर लेना, एक बार, ठीक है? आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही 1 सितंबर, 2 सितंबर आएगा ना, उसके बाद ये समराइज़ेशन वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा आज, अभी जो बताऊँगा, ये समरी वीडियो मैं वहाँ पर फिर दूँगा आपको। वहाँ पे फिर देख लेना, तो क्या होगा, आप चीज़ भूलोगे नहीं, आपको याद रह जाएगा। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो इसको आप भूल नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। आपको ये याद रहना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये है चार्ट नंबर 1, ये है चार्ट नंबर 2 और ये है चार्ट नंबर 3। इन 3 चार्ट में मैंने पूरा कवर करा दिया है आपका एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है? तो एनुअल रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या चीज़ आपको याद रखना है, नहीं रखना है, ठीक है? वो सब चीज़ यहाँ पर कवर्ड है। ये फेज़ 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, फेज़ 2 के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो अगर आपका एग्ज़ाम मतलब कि इंटरव्यू तक ये और जो डॉक्यूमेंट है ये रिलेवेंट रहेगा। तो इंटरव्यू तक कम से कम इसको आप 10 बार देख चुके होंगे। ये है आइडियल सिनेरियो कि आपको देख लेना चाहिए 10-15 बार देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। देखो, अगर आपसे फेज़ 1 में नहीं पूछेगा तो फेज़ 2 में पूछेगा, फेज़ 2 में नहीं पूछेगा तो इंटरव्यू में पूछेगा, लेकिन फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि फेज़ 2 में पूछ ले, लेकिन फेज़ 1 में भी पूछ सकता है, समझे? तो इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6 नंबर फेज़ 1 में और फेज़ 2 में 10 से 15 नंबर, 20 भी कर सकते हैं आप, 20 नंबर भी पूछा जा सकता है फेज़ 2 में और फेज़ 3 यानी कि इंटरव्यू में आपसे 1-2 सवाल पूछा जा सकता है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को लेकर के, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है? वो आपसे पूछ लेगा कि एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है भाई? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा एज़ पर द एनुअल रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले से ठीक हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा-सा कम हुआ है। इस बार आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इतना परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बन जाता है और रिलायबल बन जाता है और जो आरबीआई है उसको आपको आंसर पसंद भी आएगा क्योंकि आप उसी का मन का बात उसी को कह रहे हैं, है ना? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्ट में हम लोगों ने देखा है कि इस रिपोर्ट में दुनिया को लेकर के क्या बात कहा गया है और इंडिया को लेकर के क्या बात कहा गया है। दुनिया और इंडिया को लेकर के 3 बात कॉमन है जिसको आरबीआई ने भी कहा है। एक ग्रोथ, हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा जो सोच है वो चलता है ग्रोथ। ग्रोथ हो पाया है, नहीं हो पाया। दुनिया के लेवल में किस तरह का ग्रोथ है, इंडिया के लेवल पे किस तरह का ग्रोथ है। फिर इन्फ्लेशन, दुनिया में किस तरह का इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारे देश में कैसा इन्फ्लेशन है। साथ में हम लोग क्या-क्या डेवलपमेंट किए हैं, हमारा देश क्या-क्या डेवलपमेंट किया है और दुनिया में क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा, जैसे कि जीडीपी आ जाएगा, ठीक है? फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा, स्टॉक मार्केट आ जाएगा, एफडीआई, एफपीआई आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व आ जाएगा, समझे? उसके बाद बहुत सारा रिपोर्ट आ जाएगा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, बहुत सारा चीज़ यहीं पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? सब आसान है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आरबीआई चूँकि अपना एक रिपोर्ट लेकर के आया है, रिपोर्ट का क्या नाम है? एनुअल रिपोर्ट, यानी कि साल में एक रिपोर्ट लेकर के आया है। तो आरबीआई के मन में जो भी बातें होंगी, जो भी वो सोच रहा होगा, वो पूरा साल भर का काला चिट्ठा
वो एक डॉक्यूमेंट में दे देगा, इस रिपोर्ट में दे देगा। तो वही वो किया है, बैंकिंग सेक्टर के लिए वो काम करता है, तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बहुत सारा बात उन्होंने कहा है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उसका बहुत सारा बात चलती रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के भी बहुत सारा बात उन्होंने कहा है। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना भी कुछ काम कर रहा है, तो अपने बारे में भी कह रहा है कि देखो हम इस तरह का काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये काम ठीक हो रहा है और आगे इस तरह का काम होगा। तो वो अपने बारे में बताता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए भी कुछ बात कहता है और फॉरेनर्स के लिए भी इस बार कुछ बात कहा है, थोड़ा बहुत बात कहा है। तो 4 बातें हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ बातें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए है और कुछ बातें हैं फॉरेनर्स के लिए, ठीक है? इतना में ही आपका ये खत्म हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चार्ट से। सब आसान है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। एक बार जब आप रीड कर लोगे ना, तो आपको मोस्टली चीजें याद हो जाएंगी। जब मैं समराइज कराऊंगा 50% चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक बार आप रीड कर लेना, 100% चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भूल जाओगे। समझे? भूल जाना तो ये नॉर्मल बात है, आप भूल जाओगे, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। तो उसके बाद मेरा समराइजेशन वीडियो जो है ना, वही निकाल करके एक बार देख लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले वापस से मैं समराइजेशन वीडियो लेकर के आऊंगा, सबको मैं क्लब कर दूंगा, जितना भी मैंने पढ़ा है सबको क्लब कर दूंगा। तो 3-4 घंटा 5-6 घंटा का आपका बड़ा सा ये बन जाएगा, अब क्या बोलते हैं, मैराथन सेशन बन जाएगा। उसको आप देखते चलना, एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर लूंगी, मेरा ये विश्वास है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिर हम लोग इंडियन लेवल पे भी देखेंगे। पहले दुनिया के देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है ग्रोथ को लेकर के, ग्रोथ की बात की गई है। तो सबसे पहले कहता है कि देखो, ग्लोबल ग्रोथ जो है ना वो 3.2% है 2023 में। 3.2%, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.2% है 2023 में। ये बहुत कम है। 3.5% अक्सर होता है ग्लोबल ग्रोथ। आप जब भी देखोगे ना, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है ना वो 3.5% या फिर 3.6, 3.4 इसी रेंज में रहता है। वो हमेशा 3.5% के करीब रहता है। लेकिन इस बार 2023 में ये ग्रोथ कम हो गया है। इसका रीजन बहुत सारा है, जैसे क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहां पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि ड्रॉट आ जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, कहीं कहीं पर पूरा बारिश हो जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो खत्म हो जा रहा है, इंडस्ट्री जो है वो सब बिखर जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरा कारण है जियो। दूसरा कारण क्या है? जियो। एक देश दूसरा देश से लड़ रहा है, दो देश यहाँ पर लड़ने में व्यस्त हो गया, तो ये लोग तो अपना प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, है ना? इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा देश आपस में लड़ाई करे जा रहा है। ये लोगों को लगता है कि हम लोग वर्ल्ड वार 2, 3, 4 कर देंगे। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स भी एक रीजन है जिसकी वजह से उन लोग का ग्रोथ गिर गया है। साथ में इन्फ्लेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, पूरे दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो चरम पे पहुंच गया है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मैं आपको कहानी एक बार बता देता हूँ। आपको मालूम होगा इन्फ्लेशन का कहानी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट में जब बहुत लोगों के पास मनी आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग या फिर आरबीआई क्या सोचता है कि मनी को कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो मनी को कम करने के लिए मनी खींचना चाहता है आरबीआई। तो आरबीआई कैसे खींचेगा? बोलेगा कि दे दो मुझे मनी, तो आप दोगे नहीं। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि देखो भाई साहब, अभी हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तुम अगर पैसा जमा करोगे तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग अपना पैसा जमा कर देंगे। जब पैसा जमा कर देंगे तो क्या होगा कि मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये जो हाई इंटरेस्ट करने का बुद्धि लगाया आरबीआई, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर रहा है आरबीआई? मनी सप्लाई को कम कर दे रहा है। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाइएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाइएगा तो ग्रोथ होगा नहीं। तो इसीलिए ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो रहा है। बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चिंता बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है यानी कि रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी वो लेकर के आया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कम भी होगा और ग्रोथ और कम हो जाएगा। ठीक है, हल्का फुल्का इन्फ्लेशन जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि पूरा दुनिया का बात, लेकिन दुनिया में भी कुछ ऐसे इकोनॉमीज है जो कि डेवलप करते जा रहा है, जो कि इमर्ज होते जा रहा है, जैसे कि इंडिया। तो ये लोग का भी ग्रोथ एक बार हम लोगों को देखना बनता है कि जो हम लोगों का ग्रोथ कर रहा था, जो इकोनॉमीज हमेशा बढ़ती चल रहा था, तो क्या अभी वो गायब हो गया, कहीं डूब तो नहीं गया? हाँ, क्या हुआ? तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसके बारे में जब हम लोग जाने तो हम लोग को ये मालूम चला कि उन लोग का ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा है, 4.3% है 2023 में। तो ग्लोबल ग्रोथ 3.2% था, लेकिन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उसका ग्रोथ 4.3% है। ठीक है, एक बात जो कि गौर करने वाला बात है वो है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना उसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर सही टाइम पे एग्रीकल्चर बूस्ट नहीं करेगा, सही टाइम पे एग्रीकल्चर नया नया खाना नहीं पैदा कर पाएगा, नया नया उपज नहीं निकाल पाएगा, तो क्या होगा कि चीज महंगा हो ही जाना है। और चीज महंगा हो जाएगा तो लोग
चिंतित हो जाएंगे और ग्रोथ कम हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ क्या देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्रोथ जो है वो 3.2% है 2023 में, जो कि 3.5% से कम है, यानी कि रेंज से कम है। 3.5% जो है वो सालों से चलते आ रहा है, लेकिन इस बार जो है ग्रोथ 3.2% रह गया है। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पर ग्रोथ 4.3% हो गया है, ठीक है। अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो गया है पूरे दुनिया में? क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये तो हो गया कि दुनिया का बात। अब देखते हैं इंडिया का बात। यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के अकॉर्डिंग, तो ये जो है ना ये आरबीआई ही बोल रहा है, आरबीआई ही बोल रहा है कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्रोथ जो है 3.2% रह गया है। आरबीआई कह रहा है कि क्या क्या कारण है, क्लाइमेट चेंज है, जियोपॉलिटिक्स है, इन्फ्लेशन है, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है। यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो भी बात कहा जाएगा वो हम अपने मन से नहीं बोलेंगे, वो आरबीआई बोला है वही तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो आरबीआई ये कह रहा है कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्रोथ जो है वो 3.2% है 2023 में, जो कि कम हो गया है पिछले बहुत सारे सालों से। पहले 3.5% रहता था, अभी जो है 3.2% रहा है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखा जाए तो वहां पर ग्रोथ है 4.3% इन 2023, ठीक है। ये हो गया हमारे दुनिया को लेकर के। अब हम लोग अपने भारत माता को देखते हैं, भारत माता का क्या ग्रोथ है। इंडिया को लेकर के आरबीआई कहता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गया है, समझे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है इंडिया। यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत साउंड है और स्टेबल है। हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत साउंड है, बहुत एकदम दृढ़ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग हमेशा से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई रखे हैं। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए जो है वो अच्छा है, एनपीए बहुत हम लोग का ज्यादा नहीं है, कम एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये वगैरह वगैरह आ जाते हैं। फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को लेकर के बात कहा गया कि अभी जो है ना स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो $4 ट्रिलियन इतना क्रॉस कर गया है और फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया है। तो स्टॉक मार्केट में हमारा भारत फिफ्थ लार्जेस्ट है, जिसका की जो वैल्यूएशन है वो $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। जीडीपी को लेकर के बात कहा गया तो आरबीआई कहता है कि एनएसओ के अकॉर्डिंग जीडीपी है ना, रियल जीडीपी वो 7.6% है, मतलब इतना ग्रोथ है, 7.6% का ग्रोथ है। लेकिन ये जो बात कहा गया ये बहुत पुराना डेटा हो गया है, एनएसओ ने अभी नया डेटा भी ले आया है। तो एनएसओ का नया डेटा के हिसाब से लेटेस्ट जो है वो 8.2% है। तो 8.2% के हिसाब से जीडीपी अभी ग्रोथ कर रहा है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है 8.2%। तो जीडीपी जो है वो 8.2% से ग्रोथ कर रहा है, अच्छी बात है। साथ में कहा गया कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 10% है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सरकार अपनी तरफ से क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना कर रहा है और कितना कैपिटल फॉर्म कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल बहुत सारा फॉर्म कर रहा है, 10% जो है उसमें बढ़ोतरी मिला है, 10% से आगे बढ़ा है सरकार कैपिटल फॉर्म करने में। प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन डाउन हो गया है। देखिए कंजम्पशन डाउन होगा ही, क्योंकि हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई कम रहेगा, और कम रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए जो जीडीपी भी है वो भी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हम लोग कंजम्पशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जीबीए को लेकर के बात कहा जाए, देखिए जीडीपी और जीबीए अलग नहीं होता। जीडीपी का ही दूसरा नाम है जीपीए। जीडीपी को हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जीबीए को हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन है दोनों चीजें की, दोनों है नेशनल इनकम। जीबीए भी नेशनल इनकम होता है, जीडीपी भी नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो जीबीए कहता है कि जीबीए का क्या ग्रोथ है, तो जीबीए का रियल जीबीए ग्रोथ है 7.2%, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है जीबीए में। आपका जो नेशनल इनकम है वो 100% है, मान लीजिए, ठीक है। 100% आपका नेशनल इनकम है। इस 100% में 18% जो है वो कहाँ से आता है, आपका आता है एग्रीकल्चर से। ये चीज आप याद रखिएगा, आप सवाल पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीबीए में, तो आपको बताना पड़ेगा 18%, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अच्छा स्थिति में है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, ठीक है, और हम लोगों ने एसेट क्वालिटी भी मेंटेन कर रखा हुआ है। और बहुत सारा आरबीआई परेशान करके रखता है पूरा बैंकों को, ताकि बैंक जो है वो कभी भी डूबे ना। इसीलिए अभी जो बैंकिंग सेक्टर है यानी फाइनेंशियल सेक्टर है वो साउंड भी है और स्टेबल भी है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट देखेंगे तभी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आरबीआई कह रहा है कि देखो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है हमारे देश का, स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा है। अच्छा का क्या बात करना है, वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है, और कितना ट्रिलियन यूएस डॉलर से इसका वैल्यूएशन खत्म हो चुका है, 4 ट्रिलियन का मार्क को हम लोग छू दिए। जीडीपी की बात करें तो एनएसओ ऐसा कहता है कि रियल जीडीपी जो है वो 8.2% के ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है, और जीबीए जो है
वो 7.2% ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है। जीबीए में 18% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। तो इस तरह का वो ग्रोथ नहीं कर रहा है जिस तरह का हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में और ग्रोथ हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? रीजन है क्लाइमेट चेंज, कलयुग। कलयुग ने हमें परेशान कर रखा हुआ है। ठीक से बारिश नहीं होता है, सही समय पर बारिश नहीं होता, सही समय पर गर्मी नहीं पड़ता है, सही समय पर ठंडी नहीं पड़ती है। समझे? तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। समझे? तो ग्रोथ के लेकर के हम लोगों ने क्या-क्या देखा, एक बार वापस से देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.2% है, ठीक है? और इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रोथ 4.3% है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग कहा गया है। लेकिन कहाँ गया है? आरबीआई रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद फिर हम लोग इंडिया के बारे में जाने कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है और एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए भी ठीक स्थिति में है, प्रॉब्लम में नहीं है। स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो हम लोग स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। अभी इसका वैल्यूएशन जो है वो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है, जो कि 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया है। जीडीपी की बात करें तो एनएसओ के हिसाब से रियल जीडीपी जो है वो 8.2% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जीबीए की बात करें, जीबीए और कुछ नहीं होता है, जीडीपी का ही दूसरा नाम है। तो जीबीए जो है वो भी 7.2% का गति से बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर को देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है 18% ऑफ द जीबीए कंट्रीब्यूट करता है। इट इज नॉट ग्रोइंग एज एक्सपेक्टेड। हम लोग चाहते थे कि जो एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन एक सिंपल है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो ग्रोथ का बात हो गया, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आंख बंद करिए, मैं आपसे पूछता हूं कि ग्लोबल ग्रोथ कितना है? 3.2%। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रोथ कितना है? 4.3%। ठीक है, 2023 का बात हो रहा है। किसके द्वारा कहा गया है? आईएमएफ। कौन सा रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है? हाँ अच्छा है। स्टॉक मार्केट 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच गया है। कितना लार्जेस्ट बन गया है? 5th लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड। जीडीपी कितना ग्रोथ चल रहा है? 8.2%। जीवीए कितना ग्रोथ चल रहा है? 7.2%। जीवीए में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 18%। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं। ग्रोथ तो हमने देख ली, अब इन्फ्लेशन को देखते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोग पूरे दुनिया में क्या कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं। तो टाइट कैसे करेंगे? जब हम लोग हाई इंटरेस्ट रेट कर देंगे, जब हाई इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो सब कोई ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में पैसा जमा करके जाएगा सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक में सब पैसा जमा करके जाएगा, बैंक भी पैसा जमा करके जाएगा, आप लोग भी पैसा जमा करने जाइएगा। तो सारा पैसा जो है सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेगा। अपने पास जब सारा पैसा रख लेगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा नहीं। ज्यादा पैसा नहीं रहेगा यानी कि मनी सप्लाई कम हो गया, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन भी कम हो गया। इसीलिए धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन कम हो रहा है। जब हाई इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ाते हैं तो तुरंत हम लोगों को इन्फ्लेशन कम होता हुआ नहीं दिखता है। इन्फ्लेशन कम होने में समय लगता है। धीरे-धीरे लोग पैसा जमा करने लगेंगे, धीरे-धीरे मार्केट में पैसा कम होगा, फिर धीरे-धीरे वो लोग कम खर्चा करेंगे, धीरे-धीरे करके इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन्फ्लेशन कम करने में ना 3, 4 इस तरह का साल लग जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसका रीज़न है कि हाई इंटरेस्ट रेट हम लोग किए थे। इस साल नहीं किए, हम लोग 2022-23 में किए हैं। पूरा दुनिया जो है 22-23 में ही हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग धीरे-धीरे करके लोअरिंग डाउन देख रहे हैं इन्फ्लेशन का। तो 2023 में इन्फ्लेशन कितना हो गया है? 6.8%। इन्फ्लेशन कितना हो गया? 6.8%। 2024 में 5.9% हो जाएगा। ठीक है, तो 2023 में कितना इन्फ्लेशन है? 6.8%। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन का बात हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ऐसा इन्फ्लेशन जो आम जनता को इफेक्ट डालता हो, हमको आपको इफेक्ट डालता हो, तो वही तो हेडलाइन पे रहेगा। वही इन्फ्लेशन तो हेडलाइन पे रहेगा। इन्फ्लेशन तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी रहता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको दिल में चोट पहुंचाता है, आम जनता के लिए होता है और यही हेडलाइन पे रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो इंडिया में है वो 5.4% है। तो हमारा जो भी चिंता है ना वो 5 पॉइंट के अंदर ही आ रहा है। जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो 5 पॉइंट के अंदर में है। जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो भी 5 पॉइंट के अंदर में है। हमारा देश का बात करते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है? 5.4%। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें का बात होता है, बहुत सारा चीज को कैलकुलेट करके हेडलाइन इन्फ्लेशन बनता है। यहाँ पर फूड भी आता है, फूड के अलावा दूसरा प्रोडक्ट है उसका भी इन्फ्लेशन चेक करते हैं, फ्यूल जो है उसका भी इन्फ्लेशन चेक करते हैं। सबका इन्फ्लेशन चेक करके हम लोग नॉर्मल या फिर ब्रॉड वे में एक सीपीआई निकालते हैं, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। बाहर से यही वाला इन्फ्लेशन दिखता है, लेकिन इसके पीछे फूड इन्फ्लेशन भी है, ठीक है, नॉर्मल इन्फ्लेशन भी है, फ्यूल इन्फ्लेशन भी है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है ना वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिर से रीजन क्लाइमेट चेंज।
अगर ठीक से बारिश होगा नहीं तो फसल उगेगा नहीं तो महंगाई होगा। तो फूड इन्फ्लेशन वापस से बढ़ रहा है और फ्यूल डिफ्लेशन हो गया था फर्स्ट हाफ में। फ्यूल का दाम थोड़ा-सा कम हो रहा है और अब तो डिफ्लेशन हो गया था फर्स्ट हाफ में 2023 के समय डिफ्लेशन हो गया था। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन के अपोजिट। इन्फ्लेशन में क्या होता है? दाम बढ़ता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? दाम घटता है। ये है डिफ्लेशन, ठीक है? ठीक है, तो ये आप समझ गए कि डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है? तो फ्यूल में देखा गया कि डिफ्लेशन हो गया है, दाम घट गया था फर्स्ट हाफ में, फिर बाद में भी वापस से दाम धीरे-धीरे बढ़ गया, लेकिन फर्स्ट हाफ में फ्यूल में डिफ्लेशन आ गया, ठीक है? और फूड इन्फ्लेशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो हम लोगों का मॉडरेट होकर के 5.4% के करीब है, ठीक है? ये आपको याद रह गया? तो इन्फ्लेशन में आप आँख बंद करिए और ये कहिए कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 6.8% और इंडिया में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है? 5.4%, ठीक है? तो ये आप समझ लिए क्या-क्या अब तक हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ग्रोथ देखा, साथ में इन्फ्लेशन देखा। अब हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पहले दुनिया की बात करते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ वॉल्यूम देखते हैं कि ग्लोबल में जो ट्रेड हो रहा है, एक एक देश दूसरा देश को सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, ये जो ट्रेड हो रहा है, ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? इसका क्या ग्रोथ है? वॉल्यूम के आधार पे, समझे? नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन के आधार पे। तो यहाँ पर देखा गया है कि 2023 में ग्रोथ बहुत कम हुआ, 0.3% ग्रोथ था। इसका रीज़न सेम है कि बहुत सारा लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ेगा, 2024 में 3% होगा, 2025 में 3.3% होगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि 2023 में कितना हुआ था? 0.3% और 2024 में कितना होने वाला है? 3%, ठीक है? तो 10 गुना ट्रेड बढ़ेगा। 0.3% था ग्रोथ, अब बढ़ के हो जाएगा 3%, ठीक है? अब डब्ल्यूटीओ के हिसाब से, क्योंकि ट्रेड का बात कर रहे हैं और ट्रेड का बात आरबीआई कर रहा है, तो आरबीआई भी चाहता है कि हम रिलायबल हो पाएँ। इसीलिए आरबीआई क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ का रिपोर्ट को उठाया है और उसमें कहता है कि देखो जो ग्लोबल मर्चेंडाइज़ ट्रेड है ना, उसका वैल्यू घट गया है 1.2%। मर्चेंडाइज़ का मतलब क्या होता है? जो सामान आप बेच रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं, ये जो ट्रेड है, डब्ल्यूटीओ के रिपोर्ट के हिसाब से जो ट्रेड है, ग्लोबल मर्चेंडाइज़ ट्रेड, ये कम हुआ है कितना? 1.2% कम हुआ है। डब्ल्यूटीओ का कौन-सा रिपोर्ट है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वहाँ आपको दे देगा ऑप्शन डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है? और दे देगा आपको यूनेस्को। तो आप क्या करिएगा? समझे? तो इस तरह से आप लिखिएगा कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये चीज़ लॉन्च किया जाता है। तो इस आधार पे क्या कहा गया है कि ग्लोबल मर्चेंडाइज़ ट्रेड वैल्यू जो है वो 1.2% कम हो गया है। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बात करते हैं। जो टॉप 5 सर्विस एक्सपोर्ट है, वहाँ पर इंडिया का नाम आ गया है, समझे? इसके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि टॉप 5 कौन है सर्विस एक्सपोर्ट में। नंबर 1 पे है जापान, फिर यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन और फिर है इंडिया। तो इंडिया जो है वो टॉप 5 में आ गया है इन सर्विस एक्सपोर्ट। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये डेवलपमेंट हो गया ग्लोबल लेवल पे। अब इंडिया लेवल पे क्या डेवलपमेंट है वो भी देख लेते हैं, है ना? यहाँ पर देखते हैं एफडीआई और एफपीआई को लेकर के। एफडीआई क्या होता है? एफपीआई क्या होता है? आई होप यू नो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर्स आपके देश में आकर के डायरेक्टली इस्टैब्लिश करने लगते हैं अपना सेटअप, ठीक है? अपना सेटअप बनाने लगते हैं और वहाँ पर बिज़नेस करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। लेकिन एफपीआई का मतलब होता है जब फॉरेनर्स जो हैं, वो आपके देश का शेयर्स खरीद लेते हैं। तो जब कोई फॉरेनर्स, समझे, दूसरा देश का आदमी यहाँ आपका स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर खरीद लिया है, तो वो क्या हो जाता है? वो एफपीआई हो जाता है। वो इनडायरेक्टली जो भारत है वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली जब इन्वेस्ट करता है शेयर्स के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर क्या करता है? बाहर का आदमी भारत में तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन आ करके यहाँ पर सेटअप बनाता है। इंडिया का टेरिटरी में सेटअप बनाता है और यहाँ पर ही बिज़नेस करता है। एफडीआई हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे देश में एफडीआई आएगा, तो बाहर का आदमी लोग यहाँ पर के आकर के कुछ बिज़नेस सेटअप करेगा। मान लीजिएगा टेस्ला यहाँ पर आया और यहाँ पर बिज़नेस सेटअप किया। तो यहाँ पर जब वो बिज़नेस सेटअप करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर सरकार को टैक्स मिलेगा। दूसरा कि जब यहाँ पर वो काम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। साथ में वो नया-नया टेक्नीक भी लेकर के आएगा, दूसरे को सिखाएगा भी। समझे? इतना फ़ायदा होता है एफडीआई का। एफडीआई इज़ फार, फार, फार इम्पोर्टेंट देन एफपीआई। समझे? एफपीआई में दूसरा देश हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके जा भी सकता है, हमारा पैसा लूट करके जा भी सकता है, लेकिन एफडीआई में नहीं ऐसा कर सकता है जल्दी।
समझे। एफडीआई क्योंकि जब आया है हमारे भारत में, यहाँ पर अपना कंपनी सेटअप किया है, सब अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो तुरंत जाएगा नहीं, और जब तक यहाँ पर रहेगा बहुत सारा यहाँ का जो लोकल आदमी है उसको फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए एफडीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन एफपीआई। लेकिन हम लोग दोनों चीज को देख लेते हैं, क्योंकि आरबीआई यहाँ पर दोनों चीज के बारे में बात कर रहा है, दोनों चीज को देखते हैं। एफडीआई में कहा गया है जो हमारा नेट एफडीआई है ना वो 10 बिलियन है, पिछले साल से बहुत कम हो गया है। नेट एफडीआई का मतलब क्या होता है कि बाहर का देश, बाहर का देश का आदमी हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, और हम लोग जो है वो बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम लोग बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट किए हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा देश का आदमी। तो नेट में कितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है, जितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा नेट में, हम तो उसी को देखेंगे ना। इसीलिए जो नेट एफडीआई है वो कितना है, 10 बिलियन है, जो कि पिछले साल से कम हो गया है। टॉप सोर्स कहाँ कहाँ है जहां से हमारा एफडीआई आया है, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहा है, आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। सिंगापुर, मैक्सिको, यूएस, नीदरलैंड, जापान। सिंगापुर, मैक्सिको, यूएस, नीदरलैंड, जापान, यहाँ से हमारा मैक्सिमम एफडीआई आया है। सिंगापुर से कितना आया है, मैक्सिको से कितना आया है, यूएस से कितना आया है, नीदरलैंड से कितना है, जापान से कितना आया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वो मैंने पिछला कोई एक रिपोर्ट पढ़ाया है, वहां पर आपको बताया भी है। अब है नेट एफपीआई। तो नेट एफपीआई है ये पॉजिटिव है, यानी कि हमारे देश में जो एफपीआई है वो ज्यादा हुआ है, ज्यादा लोग हैं बाहर से आए हैं, जो ज्यादा फॉरेनर्स हैं, उन्होंने हमारे स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और हमारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग बाहर का स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, कम इन्वेस्ट किया है, फॉरेनर्स लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसी का रीजन है कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बूम कर गया है। कितना मार्केट वैल्यूएशन हो गया उसका बताइए, बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए। 4 बिलियन यूएस डॉलर्स, है ना, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया को बना दिया है ना। ये तो बात हो गया हमारा एफडीआई एफपीआई। तो जो नेट एफडीआई है वो कितना है, 10 बिलियन, और नेट एफपीआई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। कौन कौन सा टॉप सोर्स है जहां से हम लोग को एफडीआई मिलता है, सिंगापुर, मैक्सिको, यूएस, नीदरलैंड, जापान, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में क्या कहा है ये देखते हैं। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट का बात कहा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहा गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आरबीआई बोलेगा कि देखो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो गया है, तुम लोग टेंशन लेने का बात नहीं है, तो सबके बोलेगा अरे अपने मन से बोल दे रहा है, अपने मन से बोल दे रहा है। इसीलिए क्या कर रहा है आरबीआई, आरबीआई बोल रहा है कि देखो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम पीएलएफएस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मतलब कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ये जो सर्वे है 2017-18 से चालू है, और इसके आधार पे हमारा जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% है यूजुअल स्टेटस में, और 5% है वीकली स्टेटस में, ठीक है। 3.1% है यूजुअल स्टेटस में और 5% है वीकली स्टेटस में, ठीक है। तो ये जो यूजुअल स्टेटस क्या है और वीकली स्टेटस क्या है वो भी जान लेते हैं। यूजुअल स्टेटस का मतलब होता है ना कि साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन में अगर मोटा मोटी ज्यादा ज्यादा समय तक वो अनएम्प्लॉयड रहा है, तो उस तरह का आदमी को हम लोग अनएम्प्लॉयड मानेंगे। यूजुअल स्टेटस ऐसा बात कहता है। यूजुअल स्टेटस क्या बोलता है कि पूरे साल में अगर तुम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेज तुम बेरोजगार रहते हो, ठीक है, मान लीजिए कि 365 दिन है, ठीक है, तो आप जो है वो 80, 90, 100 दिन अनएम्प्लॉयड रहे हैं, तब उस केस में आपको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना लोग इस तरीके से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डे आउट ऑफ 365 डेज, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि यूजुअली स्टेटस में वो अनएम्प्लॉयड है। वीकली स्टेटस में कहते हैं कि अगर पिछला 7 दिन में आपको 1 घंटा का भी काम नहीं मिला है, 1 घंटा भी आप बिजी नहीं थे, कोई काम नहीं कर रहे थे जहां से आपको कुछ पैसा मिले, तो आप अनएम्प्लॉयड है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वीकली स्टेटस। तो वीकली स्टेटस के हिसाब से 5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यूजुअल स्टेटस के हिसाब से 3.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके द्वारा दिया गया है, पीएलएफएस के द्वारा दिया गया है, लेकिन बताया किसके द्वारा गया है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है। पीएलएफएस कब चालू हुआ था, 2017-18 से ये चालू हुआ है, ठीक है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके बाद कहा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 59.8%, ऑलमोस्ट 60%। ये कहता है कि जो मान लो कि लेबर फोर्स का मतलब होता है कि जो आदमी काम कर रहा है, जो वर्किंग है, और जो काम करना चाहता है, यानी कि वांट टू वर्क, और जॉब नहीं है। तो इस पूरा टोटल को देखा जाए तो कितना लोग काम कर रहा है, 60% काम कर रहा है, समझे।
अब जो बहुत सारा 1-2 जॉब वाला कैटेगरी में है, वो लोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वर्किंग कैटेगरी वाला काम कर रहा है। तो इस हिसाब से बोला गया कि जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है, वो 59.8% है। क्लाइमेट को लेकर के बात कहा गया कि क्लाइमेट में हमारा जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के परफॉर्मेंस है, वो अच्छा है। और ये अगर मान लीजिए कि आरबीआई क्या देगा कि क्लाइमेट चेंज में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबको ये आरबीआई पे हाथ उठा देगा, उंगली उठा देगा, अरे अपने मन से बोल दे रहे हो भाई साहब। तो यहाँ पर वो फिर से अपने मन से नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देख लो भाई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को देख लो, इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो फोर्थ बेस्ट है इन 63 कंट्रीज। ठीक है, तो कोई ना कोई रिपोर्ट का सहारा ले रहा है आरबीआई। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा देश में बढ़ गया है। ठीक है, पिछले साल फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि हम लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ रहा था फॉरेक्स रिजर्व, ताकि हमारा जो रुपी है वो कम डेप्रिशिएट हो पाए। लेकिन अभी उतना खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व हम लोग का बच गया तो बढ़ गया है। तो 648.7 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इसको आप 648.7 ऐसे याद मत करिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। कैसे याद करिए कि 650 बिलियन, 650 बिलियन हमारा अभी फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट जो है वो 3.1% से डाउन हो गया है, और इंपोर्ट जो है वो 5.7% से डाउन हो गया है। तो एक्सपोर्ट गिरा है, दुख हो रहा है। इंपोर्ट और गिर गया है, अब खुशी हो रहा है। समझे? तो एक्सपोर्ट भी गिरा है, लेकिन इंपोर्ट उससे ज्यादा गिरा है। समझे? अच्छी बात ये है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 3% से हमारा डाउन है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग सामान वगैरह भेजते थे, वो अभी डाउन चल रहा है। वापस से एक बार हम लोग समराइज करते हैं इसको, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। एफडीआई एफपीआई को लेकर के क्या बात कहा गया कि जो नेट एफडीआई है वो 10 बिलियन है, पिछले साल से ये कम है। टॉप सोर्स कहाँ से है हम लोगों का एफडीआई मिलता है? सिंगापुर, मेक्सिको, यूएस, नीदरलैंड, जापान। नेट एफपीआई पॉजिटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पीएलएफएस के डेटा के अकॉर्डिंग यूजुअल स्टेटस में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.1% है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वीकली स्टेटस में 5% है। ठीक, कब स्टैब्लिश हुआ था ये सर्वे? कब से ये चालू हो रहा है सर्वे? 2017-18 से ये सर्वे चालू हुआ है। और इस बार हम लोग देखे हैं कि यूजुअल स्टेटस में जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% है, और वीकली स्टेटस में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 5% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, यानी कि जो भी वर्किंग है या फिर वर्क करना चाहते हैं वो लोग जो फोर्स में है, उनका कितना पार्टिसिपेशन है? तो 59.8% पार्टिसिपेशन है। ओवरऑल देखिए कि 60% पार्टिसिपेशन है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ बेस्ट है 63 कंट्रीज के अमाउंट। ठीक है, इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व का बात करें तो हमारे देश में 650 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व भी है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अभी कम हो गया है, लेकिन इंपोर्ट और कम हो गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा 3% से कम हो गया है। पूरा रिपोर्ट में आपको 3 3 3 मिल रहा है, समझे? तो ये हो गया हमारा पहला चार्ट कवर। समझे? यहाँ पर हम लोगों ने ग्रोथ भी देखा, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी देखा, और साथ में हम लोगों ने डेवलपमेंट भी देखा। ठीक है, इसको वापस से हम लोग रीड करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आपको याद कराना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ की बात करें हम लोग ग्लोबल लेवल पे, हमारा ग्रोथ जो है वो 3.2% था, और इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज 4.3% ग्रोथ कर गया है। ये जो ग्रोथ का डेटा है किसके द्वारा दिया गया था? आईएमएफ के द्वारा। कौन सा रिपोर्ट में? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में। ये तो ग्रोथ था वर्ल्ड का। अब ग्रोथ क्या है इंडिया का? तो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल रहा है, स्टेबल है, साउंड है। इसका रीजन है कि हम लोगों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बाकी देशों से अच्छा है, और एसेट क्वालिटी भी हम लोग ठीक से मेंटेन किए हुए हैं, यानी कि एनपी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट फिफ्थ लार्जेस्ट बन गया है। यहाँ पर हमारा जो वैल्यूएशन है वो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी को देखा जाए तो जीडीपी का ग्रोथ 8.2% है, और जीवीए को देखा जाए जो कि जीडीपी का ही दूसरा नाम है, वहां पर हमारा जो ग्रोथ है वो 7.2% है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है जीवीए में। ये तो बात हो गया ग्रोथ का। फिर इन्फ्लेशन की बात करें हम लोगों ने, तो हम लोग देखें कि ऑलरेडी जो है 2022-23 में हम लोग रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाए थे, हमारा देश भी और बाकी देश भी। तो बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाया था, जिसकी वजह से क्या होना है, इन्फ्लेशन कम होगा। तो 2023 में वर्ल्ड लेवल पे क्या इन्फ्लेशन है? 6.8%। इंडिया में कितना इन्फ्लेशन है? 5.4%। ठीक है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है सीपीआई वो 5.4% है। यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और फ्यूल जो है वो डिफ्लेट किया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। लेकिन फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसका रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट ठीक से नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ नहीं पा रहा है, और एग्रीकल्चर बढ़ नहीं पा रहा है तो फूड में इन्फ्लेशन आ जा रहा है। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ वॉल्यूम, जो ग्लोबल ट्रेड का जो ग्रोथ था ना वो इस बार बहुत कम हुआ है, 0.3% रहा है। लेकिन ऐसा आशा है कि 2024 में हम लोग 3% ग्रोथ कर लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो भी कम हो गया है 1.2% से।
WTO का कौन सा रिपोर्ट जो ये कह रहा है कि ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वैल्यू जो है वो 1.2% से कम हो गया है, तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग देखें कि टॉप 5 सर्विस एक्सपोर्ट में कौन कौन है, क्योंकि इंडिया भी है इसीलिए इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जापान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे यूके, फिर यूएस, फिर EU, फिर इंडिया। इंडिया जो है वो टॉप 5 में है सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में। अब डेवलपमेंट देखते हैं इंडिया को लेकर के। इंडिया का जो नेट FDI है वो 10 बिलियन है, जो कि कम है। टॉप सोर्स कहाँ से FDI मिला है? सिंगापुर, मैक्सिको, US, नीदरलैंड, जापान। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो यूजुअल स्टेटस पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% है, और वीकली स्टेटस में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 5% है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा देश फोर्थ बेस्ट है इन 63 कंट्रीज। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा देश में बढ़ गया है 648.7 बिलियन $, यानी 650 बिलियन। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है 3.1% से, और इंपोर्ट भी हम लोग का घट गया है 5.7% से। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो भी 3% से घट गया है। तो ये हम लोग पहला चार्ट कवर कर लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर खैर डेटा ही था, आगे थोड़ा सा कम डेटा है, लेकिन वहां पर डेटा है लेकिन थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि RBI बैंकों के लिए क्या कहा है, गवर्नमेंट के लिए क्या कहा है, अपने लिए क्या कहा है, और फॉरेनर्स के लिए क्या कहा है। बस सिंपल है, आराम से एक चार्ट हमारा याद भी हो गया है ना। अब हम लोग बैंकिंग सेक्टर को लेकर के देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है RBI कि डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ गया है। कितना हो गया? 13 बिलियन हो गया है इन मार्च 2024। डिपॉजिट्स को लेकर देखा जाए तो जो फिक्स डिपॉजिट्स है, जहां पर हम लोग जिसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, है ना, FD, RD, इसका डिपॉजिट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट रेट भी तो हाई कर दे रहे हैं, तो ये भी बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट अच्छा हो गया है, कितना हो गया? 13 बिलियन डिजिटल पेमेंट, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट भी बढ़ गया है। क्रेडिट ग्रोथ, तो हमारे देश में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 16% है। 16% है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। तो इसमें जो प्राइवेट बैंक है वो 19% का क्रेडिट ग्रोथ किया है, और जो पब्लिक बैंक है वो 14% का ग्रोथ किया है। तो हम लोग प्राइवेट और पब्लिक को एवरेज करके बोल रहे हैं कि टोटल हम लोग 16% ग्रोथ किए हैं। क्रेडिट ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि हम लोग अब क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं, हम लोग जो लोन ज्यादा देने लगे हैं। कितना परसेंट ज्यादा देने लगे हैं? 16% ज्यादा देने लगे हैं, ठीक। रेपो रेट जो है वो 250 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2.5% इंक्रीज किया गया था 2022-23 में। इस साल किया गया है? नहीं, इस साल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब रेपो रेट बढ़ता है उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं दिखता है, 2-3 साल लग जाता है। तो अभी RBI रेपो रेट बढ़ा करके वो देख रहा है, 2-3 साल वेट करेगा कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ठीक हो गया तो ठीक बात है, अगर ठीक नहीं होगा तो वापस से रेपो रेट को थोड़ा सा वो रिवाइज करेगा। तो अभी कितना इंक्रीज किया है? 2.5%, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 250 बेसिस पॉइंट, ठीक है। अब EBLR को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। बैंकों के लिए EBLR को इंट्रोड्यूस किया गया है। EBLR होता है एक्सचेंज बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। अब EBLR क्या है? देखिए, EBLR क्या है, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं हम लोग ना। शॉर्ट में समझेंगे EBLR क्या है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दूंगा, वहां पर आप जाकर के देख लेना, क्योंकि EBLR से सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, फेज 2 में, ठीक है। देखिए, EBLR क्या होता है? पहले हमारे देश में बेस रेट चलता था, समझे। फिर हमारे देश में MCLR आया, समझे। उसके बाद हमारे देश में EBLR आया है। अभी EBLR चालू है। तो अभी जो RBI है वो चाहता है कि EBLR सबको मानने लगे, समझे, सारा बैंक्स मानने लगे। क्या होता है इसके पीछे का कहानी क्या है? मैंने आपको क्या बोला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है RBI? RBI जो है रेपो रेट बढ़ाता है, समझे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI रेपो रेट बढ़ाता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिससे बैंक्स जो है वो RBI से पैसा मांगता है, लोन लेता है। तो बैंक्स अगर लोन लेने जाएगा और उसको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो बैंक क्या करेगा? बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा लोन में, मतलब हम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अगर बैंक को ज्यादा पड़ रहा होगा इंटरेस्ट रेट, तो बैंक तो हम लोग से भी ज्यादा चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट। तो इस केस में क्या होगा कि जो RBI चाहता है कि आदमी कम लोन ले, तो वो सही हो जाएगा, आदमी कम लोन लेगा, ज्यादा लोन नहीं लेगा, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब देखिए, बात ये है कि बैंक जो है ना सिर्फ RBI से पैसा नहीं लेता है, RBI से खाली पैसा नहीं मांगता है, बैंक बाकी बैंक से भी पैसा मांगता है। बैंक जो है वो कंपनी से भी पैसा लेता है, कंपनी से भी डिपॉजिट यहाँ पर बैंक को मिलता है। बैंक को पैसा मिलता है हाउस होल्ड से भी, हम लोग भी तो जाकर के जमा करते हैं, खाली RBI थोड़ी पैसा देता है बैंक को, हम लोग भी तो जाकर के बैंक में डिपॉजिट करते हैं,
वो पैसा भी तो लोन देता है। इसके बाद दूसरा बैंकों से भी बैंक को लोन मिलता है, अदर बैंक से भी बैंक को लोन मिलता है। तो बैंक को सिर्फ आरबीआई से लोन नहीं मिल रहा है कि आरबीआई अगर रेट बढ़ा दिया, अरे बैंक तो टेंशन में आ गया कि यार आरबीआई रेट बढ़ा दिया है, हमको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई को मतलब बैंकों को अगर कंपनी से सस्ता में मिल जाता है पैसा, हाउस होल्ड से सस्ता में मिल जाता है पैसा, अदर बैंक से सस्ता में मिल जाता है पैसा, तो बैंक क्या करेगा, ये कम इंटरेस्ट रेट ही रखेगा और कम इंटरेस्ट रेट में लोन देता रहेगा, ताकि बैंक का फायदा हो सके, बैंक प्रॉफिट में कमा पाए। समझे? इसीलिए बैंक जो है वो रेपो रेट को उतना नहीं मानता था। समझे? रेपो रेट को उतना नहीं मानता था। अब आरबीआई चाहता है कि रेपो रेट माने, लेकिन बैंक नहीं मान रहा है। और अगर रेपो रेट नहीं मानेगा तो इसका मतलब कि जो रेपो रेट का पर्पस था कि हमको इन्फ्लेशन को कम करना है, कम नहीं होगा। तो आरबीआई जो करना चाहता है वो तो हो ही नहीं पा रहा है। समझे? तो क्या करा जाए? तो बैंक जो है ना इस समय बेस रेट बनाता था, बेस रेट। अब बेस रेट में वो सब चीज देखता था, इसी रेट पे लोन देता था। बेस रेट में क्या क्या देखता था, ये कंपनी कितना रुपए में दिया है, हाउस होल्ड कितना रुपया में हम लोग डिपॉजिट दिया है, अदर बैंक कितना रुपया में हम लोग डिपॉजिट दिया है। इसमें देखता था कि कंपनी, हाउस होल्ड, अदर बैंक से हम लोगों को कितना पैसा लग रहा है। जितना पैसा लग रहा है उसी अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट चार्ज करता था लोन के बदले। बैंक ऐसा करता था पहले बेस रेट में। फिर क्या किया आरबीआई, आरबीआई बेस रेट को हटा करके क्या किया, एमसीएलआर लाया। एमसीएलआर बोला कि अब तुम एमसीएलआर को लेकर के फॉलो करो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। इसके अंदर कहा गया कि एक तुमको फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम वो चीज डिस्कस करो कि तुम कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा अपना कस्टमर से। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि देखो भाई तुम रेपो रेट को भूल मत जाना, आरबीआई जो रेपो रेट सेट कर रहा है उसी अकॉर्डिंग तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको ज्यादा हम परेशानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम क्या करना कि हर साल, हर एक साल में एक बार तो रिव्यू कर लेना कि रेपो रेट क्या चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग तुम एमसीएलआर बनाना। और एमसीएलआर जितना बनेगा उसी हिसाब से तुम कस्टमर को लोन देना उसी इंटरेस्ट रेट पे। तो क्या होगा, जो रेपो रेट का काम था वो जारी चलेगा, वो होता चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ कि एक साल वाला प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर जो आरबीआई बोल दिया ना कि एक साल में तुम रिव्यू कर लेना, तो बैंक सब क्या करने लगा कि अब एक साल के अंदर करना है ना, तो साल का जो लास्ट लास्ट भाग आता था ना वहां पर चेक कर लेता था और आखिरी में जाकर के रेपो रेट के अकॉर्डिंग अपना एमसीएलआर कर देता था। तो देखिए, बैंक जो है वो अपना एमसीएलआर यानी कि अपना इंटरेस्ट रेट बाद में चेंज कर रहा है। आरबीआई जो रेपो रेट चेंज कर दिया है मान लीजिए कि अप्रैल में, और बैंक चेंज कर रहा है दिसंबर में। तो जो चाहता था आरबीआई कि तुरंत जो हो सके, तुरंत जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, तो तुरंत तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो आपका 5-6 साल लग जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल होने में। आरबीआई फिर चिंतित हो गया। अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि तुमको ईबीएलआर को फॉलो करना पड़ेगा। ईबीएलआर, और ईबीएलआर में क्या करना पड़ेगा, हर 3 महीना में तुमको देखना पड़ेगा। हर 3 महीना में ये चीज मेजर करना पड़ेगा कि रेपो रेट के हिसाब से हम लोग अपना बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं कि घटाएं। ये चीज देखना पड़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर चेक कर लो और बढ़ा दो, ये कह रहा है। इसीलिए ईबीएलआर जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर ये बेसिक आइडिया है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको कोई भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप जाकर के देख लेना, ताकि आपको ईबीएलआर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको वीडियो दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अभी जो है आरबीआई क्या किया है कि वो एमसीएलआर से परेशान था, बेस रेट से परेशान था, इसीलिए क्या बोला कि अब ईबीएलआर लेकर के आएंगे। और ईबीएलआर, ताकि जो रेपो रेट है वो अच्छे से हम लोग मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाए। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर रेपो रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक जो है वो रोक देता है रेपो रेट को, या फिर लेट से लेकर के आता है मार्केट में। तो रेपो रेट जो है वो मार्केट में तुरंत आ सके, इफेक्टिव तरीके से आ सके, इसीलिए हम लोग ईबीएलआर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ईबीएलआर क्या होता है वो हम लोग समझ लिए। अब अगला है सीआरआर इंक्रीमेंटल। तो 2023 में, 2023 के शुरुआत में, जब सरकार बोला था कि 2000 नोट जो है वो वापस लेंगे, सरकार ने, आरबीआई बोला था कि 2000 नोट जो है वो वापस लेंगे। तो उस केस में क्या होता, जब बैंकों के पास बहुत सारा 2000 का नोट आ रहा था, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जा रहा था। बैंक के पास बहुत सारा 2000 का नोट आ रहा था, बहुत लोग जमा कर रहा था। तो इस तरह से तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो बैंक का तो लालच बढ़ जाएगा, ये बोलेगा कि चलो यार पैसा तो आ गया, हम लोन देते हैं। और लोन देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, और फिर से पैसा लेकर के आ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। और ये जब मनी सप्लाई बढ़ा देगा तो वापस इन्फ्लेशन आ जाएगा। और हम लोग तो चाह रहे थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, लेकिन बैंक तो वापस से गड़बड़ कर दिया। तो हम लोग क्या किए, यानी सरकार क्या किया,
मतलब आरबीआई क्या किया, आरबीआई बोला कि बैंक तुमको हम जानते हैं तुम लालच में आकर के लोन देते फिरता है, तो ये एक काम करो तुम सीआरआर को बढ़ा लो, यानी कि तुम पहले जितना पैसा रखता था मेरे पास, जितना तुम सीआरआर रखता था पहले 4.5%, अब बढ़ा करके तुम उसको 14.5% कर दो, 10% तुम एक्स्ट्रा आप करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है तो रोकना पड़ेगा तुमको। तो इसीलिए सीआरआर को इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज किए, 10% और इंक्रीज कर दिए, 4.5% था 14.5% कर दिए। तो ये हम लोग फर्स्ट हाफ में किए, फिर धीरे धीरे उसको फेज मैनर में कम कर दिए। तो सीआरआर अभी इंक्रीमेंटल नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया है, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट हाफ में बढ़ाए थे। फिनटेक की बात कही गई, फिर फिनटेक में कहा गया कि जो ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट है ना, उसको हम लोग 15 बैंक और 81 लोकेशन में जारी कर दिए हैं, जिससे कि ई रूपी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ठीक से काम कर पाए और हम लोग जान पाए कि ई रूपी कितना मददगार साबित हो रहा है। इसके साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन यूपीआई और सीबीडीसी स्टार्ट हो गया है। सीबीडीसी क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। सीबीडीसी में क्या होता है, सीबीडीसी एक वॉलेट है, समझे, आपका एक वॉलेट है जहां पर पैसा है, समझे। ये जो पैसा है ये ओरिजिनल पैसा नहीं है, ये है आरबीआई के द्वारा दिया गया नकली पैसा। अब आरबीआई के द्वारा दिया गया है तो ये तो वैलिड हो गया, लेकिन ओरिजिनल पैसा नहीं है, नकली पैसा है। इसीलिए मैंने कहा कि आरबीआई के द्वारा दिया गया नकली पैसा, ये पैसा आपको आरबीआई दे देगा। आरबीआई बोलेगा कि देखो हम तुमको दे दिए हैं 10,000 नकली पैसा, या 10,000 से तुम जो भी खरीदना है तुम खरीद सकता है, ठीक है, 10,000 से तुम जो भी खरीदना है तुम खरीद सकता है, लेकिन ये ओरिजिनल 10,000 नहीं जाएगा किसी के पास, ये नकली पैसा दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी वो नकली पैसा यूज कर सकता है, तीसरा आदमी नकली पैसा यूज कर सकता है। इससे क्या होगा, बैंक बच जाएगा, बैंक को असली पैसा का सेटलमेंट जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, नकली पैसा का सेटलमेंट ऑनलाइन कर देगा, समझे। असली पैसा का सेटलमेंट नहीं होगा, नकली पैसा का सेटलमेंट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूपी या फिर ई रूपी। तो ई रूपी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो चालू हो गया, 15 बैंक में चालू हो गया है, 81 लोकेशन में ये चल रहा है। फिर बैंक फ्रॉड का बात करें तो अभी फ्रॉड जो है वो बहुत बढ़ गया है, समझे, बैंक फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। इसके अंदर भी जो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है वो ज्यादा बढ़ गया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसका फ्रॉड बढ़ गया है, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। स्मॉल फ्रॉड्स बढ़ गया है, बड़ा बड़ा फ्रॉड कम हुआ है। मान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख ऐसा फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन 20,000 30,000 40,000 ऐसा फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो वैल्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रॉड्स बढ़ गया है। अब जो आरबीआई है वो बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला है कि तुम लोग एसओएफआर को अडॉप्ट करो और लाइबोर और माइबोर को बंद कर दो, इसको अडॉप्ट नहीं करो। ये लाइबोर और माइबोर क्या होता है इसको भी अगर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक, समझते हैं इसको। मेरा बाल बड़ा हो गया है, मेरी मम्मी हमको बोल रही है जाओ बाल कटाओ, मैं नहीं कटा पा रहा हूँ, लेकिन लगता है कटाना पड़ेगा, परेशान हो गया मैं। चलो लाइबोर और माइबोर का बात करते हैं, ठीक है। क्या है लाइबोर और माइबोर, देखिए थोड़ा बहुत बात मैं यहाँ पे करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि लाइबोर और माइबोर के बारे में आप एक वीडियो देखना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया बता देता हूँ, जिससे आपको चीज थोड़ा सा समझ में आ जाए, समझे। लाइबोर और माइबोर क्या होता है और क्यों ऐसा बोल रहा है गवर्नमेंट कि अब तुम लाइबोर और माइबोर को अब फॉलो मत करो, तुम एसओएफआर को फॉलो करो। देखिए लाइबोर क्या होता है, फिर लाइबोर को समझते हैं, समझे। एल से लव होता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लाइबोर को समझते हैं, प्यार से समझेंगे। लाइबोर का फुल फॉर्म जान लीजिए कि लंदन इंटर बैंक, को मैं लिख देता हूँ लंदन इंटर बैंक, ठीक है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। ये जो रेट है, इस रेट पे ही पूरा दुनिया का जो बैंक है वो आपस में लोन देता है लेता है, समझे। मतलब कि मान लीजिए कि एक न्यूयॉर्क का बैंक है, समझे, न्यूयॉर्क का बैंक है और इंडिया का एसबीआई मान लीजिए ऐसा है। तो न्यूयॉर्क का बैंक बोल रहा है कि एसबीआई तुमको पैसा की जरूरत है क्या, एसबीआई बोला हाँ हमको जरूरत है पैसा का। तो न्यूयॉर्क का बैंक क्या करेगा, ये लाइबोर का रेट उठाएगा, समझे, साथ में अपना स्प्रेड लगाएगा, यानी कि अपना प्रॉफिट, और तब जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना इंटरेस्ट में एसबीआई को लोन दे देगा। मान लीजिए कि लाइबोर अभी चल रहा है 4%, और स्प्रेड यानी कि ये प्रॉफिट बोल रहा है कि 2% का हम और प्रॉफिट लेंगे, तो इस हिसाब से ये जो न्यूयॉर्क का बैंक है ये एसबीआई से लोन देगा, इसको बोलेगा कि हम लोग 6% में हमको लोन दे रहे हैं, समझे। तो लाइबोर जो है ना, वो बहुत सारी दुनिया में जो भी बैंक है सब लाइबोर को फॉलो करता है। इसके वजह से लाइबोर जो है वो मेन चीज है। अगर आपने कभी भी लोन लिया है
या फिर आप लोन का चक्कर में पड़े हैं, इसका मतलब कि आपने कहीं न कहीं लाइबोर से आप अफेक्ट हुए हैं, समझे? तो लाइबोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और ये लाइबोर किस तरीके से बनता है वो भी हम लोग एक बार जाँच लेते हैं। हम लोग ये जान लिए कि लाइबोर क्यों ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि लाइबोर के हिसाब से ही जो भी बैंक है दुनिया में वो एक दूसरे को लोन दे रहा है या ले रहा है। ये लाइबोर का रेट बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लाइबोर का रेट है कैसे बनता है? ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यूएस में 18 बैंक है, ठीक है? तो 18 बैंक से पूछा जाता है, "अरे तुम बताओ कि तुम कितना इंटरेस्ट रेट में देना चाहता है?" तो कोई बोलेगा कि 2%, कोई बोलेगा कि हम देना चाहते हैं हम देना चाहते हैं लोन 10% इंटरेस्ट में और कोई बोलेगा कि हम देंगे 5% में, कोई बोलेगा कि हम देंगे आपको 6% में, कोई बोलेगा हम देंगे आपको 1% में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है वैल्यू 10% उसको कैंसल कर देते हैं, छोटा वैल्यू कौन सा 1% उसको कैंसल कर देते हैं। बाकी का हम लोग एवरेज बना देते हैं। इस एवरेज का नाम रख देते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है? और इस लाइबोर को सारा देश का सारा बैंक फॉलो करता है। अब ये समझिए कि यहाँ पर आप इतना ही बैंक से पूछ करके लाइबोर बना रहे हैं। तो ये जो बैंक है वो अपने मन से चेंज करते चलेगा, समझे? अपने मन से बोलेगा नहीं हम तो अब इतना परसेंटेज चाहते हैं, हम तो अब इतना परसेंटेज चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग इन कुछ बैंक पे आधारित हो गए हैं और इस बैंक का आधार पे ही हम लोग लिबोर को सेलेक्ट कर रहे हैं और इस लिबोर को पूरा दुनिया का जितना बैंक है वो लोग मान रहा है। बताइए, तो यहाँ पर स्कैम हो सकता है कि नहीं हो सकता? और स्कैम हो रहा है। ऐसा माना गया है कि लिबोर से रिलेटेड 2008 से मतलब कि 2008 से पहले से ही लिबोर को थोड़ा-सा चेंज किया जा रहा है ताकि कुछ ऐसा बैंक्स हो जो कि फ़ायदा में रहे और बाकी बैंक्स नुकसान में रहे। इसीलिए लाइबोर बहुत ही खराब चीज़ है। हमारा इंडिया भी लाइबोर से कहीं न कहीं अफेक्टेड है क्योंकि पूरी दुनिया अफेक्टेड है तो इंडिया भी अफेक्टेड है। ठीक है? हमारा देश में लाइबोर से ही कनेक्टेड एक और हम लोग रेट बनाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइबोर। ठीक है? हम लोग माइबोर बनाए हैं एक नया रेट। ये लाइबोर से ही अफेक्टेड है और लाइबोर से ही ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लेता है। तो जब लाइबोर खराब हो गया तो माइबोर भी खराब हो गया। तो इसीलिए सरकार बोल रहा है कि भाई अभी जो बात चल रहा है ना उसमें लाइबोर गड़बड़ कर सकता है यानी कि स्कैम कर रहा है और माइबोर भी स्कैम कर रहा है। ऐसा लग रहा है, पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था ना, जो 2008 में प्रॉब्लम हुआ था, लेमन ब्रदर का जो बैंक डूबा था या जो भी हुआ था 2008 में, उसका भी कारण कहीं न कहीं ये लिबोर था या लाइबोर था। समझे? तो लव बन गया लफड़ा, समझे? इसीलिए लाइबोर बहुत खराब है और हम लोग लाइबोर से ही बना करके माइबोर बनाए थे, तो वो भी खराब हो गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो अभी आरबीआई बोलता है कि देखो भाई, जुलाई तक तो ये सब का तुम यूज़ बंद करो, सारा बैंक, जो भी बैंक है भाई साहब, तुम उसको बंद करो। लाइबोर को बंद करो और माइबोर को भी यूज़ करना बंद करो। तुम लोग यूज़ करो एसओएफआर का, एसओएफआर। ये जो रेट है, ये यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, ये वहाँ से डिसाइड होता है और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो है स्कैम होना बहुत कम चांसेस है। तो तुम लोग एसओएफआर को फॉलो करो। एसओएफआर को फॉलो करो और दूसरा हम लोग एसओएफआर से ही एक नया मीबर बना रहे हैं, नया माइबर बना रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड माइबर। ठीक है? तो अगर तुमको फॉलो करना है तो एसओएफआर को फॉलो करो या फिर मॉडिफाइड मीबर को फॉलो करो। ठीक है? तो ये था पूरा कहानी। ठीक? तो आई होप आपको समझ में आया। आप ये बात में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में ईबीएलआर और अभी मैंने आपको लाइबर माइबर के बारे में बताया था। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार और रीड कर लीजिए, ठीक है? एक और बार फिर से आप बैक जाइए, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक? तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कुछ देखा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। डिजिटल पेमेंट जो है वो 13 बिलियन हो गया है, डिपॉज़िट जो है वो बढ़ गया है, इसमें भी टाइम डिपॉज़िट जो है वो बढ़ा है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट ये सब बढ़ा है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 16% का है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक 19% और पब्लिक सेक्टर बैंक 14%। रेपो रेट जो है वो 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था ये आरबीआई, कब बढ़ाया था? 2022-23 में बढ़ाया था। ईबीएलआर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो रेपो रेट का ऑपरेशन है वो फास्टली इंप्लीमेंट हो पाए, उसमें देर ना लगे। सीआरआर इंक्रीमेंटल हम लोग लेकर के आए थे, लेकिन अभी बैक टू नॉर्मल हो गया है। कितना हम लोग लेकर के आए थे? 10% लेकर के आए थे ओवर 4.5%। ठीक है? फिनटेक में देखा गया कि ई रूपी का जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो 15 बैंक्स में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, 81 लोकेशन में। बैंक फ्रॉड जो है वो बढ़ गया है और आरबीआई ने बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा है कि अब तुम लोग एसओएफआर यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट को फॉलो करो और लिबोर और मिबोर को टाटा बाय-बाय कर दो। ठीक है? अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात कर रहा है आरबीआई। आरबीआई जो है उसका दिली इच्छा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में हो और भारत में हर जगह में जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है,
वहां पर बैंकिंग सर्विसेज पहुंच जाए। तो आरबीआई कह रहा है कि देखो भाई साहब, बैंकिंग सर्विसेज हम लोग को पहुंचाना है विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, या फिर हैमलेट ऑफ 500 हाउसहोल्ड्स इन हिली एरियाज। मतलब कह रहा है कि देखो, तुम जिस एरिया में भी रहते हो, तो विद इन 5 किलोमीटर का रेंज में हमको बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। या फिर ये आरबीआई चाहता है कि हिली एरियाज में, जहां पर घर का बहुत सारा गुच्छा है, मान लीजिए कि हिली एरियाज में एक ऐसा जगह है जहां पर 500 हाउस होल्ड का एक गुच्छा है, 500 हाउस होल्ड एक हिली एरिया में रहता है, तो वहां पर भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। ये चीज के बारे में आरबीआई सीरियस था और इस पर बहुत सारा काम किया है। 99% ये काम पूरा कर दिया आरबीआई। आरबीआई कह रहा है कि हम 27 स्टेट में पूरा काम खत्म कर दिए हैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, और 8 यूनियन टेरिटरीज में पूरा कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा बात है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बैंकिंग सर्विसेज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस या फिर हैमलेट ऑफ 500 हाउस होल्ड्स इन हिली एरियाज में हम लोग पहुंचा चुके हैं। 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब आरबीआई का एक अंतर्दृष्टि पोर्टल है। अंतर्दृष्टि में आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंडेक्स चेक कर सकते हैं। इंडेक्स में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से बढ़ रहा है। तो अभी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इंडेक्स है वो है 60.1, मार्च 2023 में 60.1। ये किस 3 डायमेंशन को चेक करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को नापते वक्त। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम लोग नाप रहे हैं, तो क्या चीज हम लोग 3 चीज देख रहे हैं जिसके आधार पर हम लोग नाप रहे हैं, जिस आधार पर हम लोग नंबर दे रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो 3 चीजों को देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का यूसेज कितना है, क्वालिटी कैसा है, और एक्सेस कितना है। मतलब कितना लोग उसको एक्सेस कर पा रहा है ये देखते हैं। फिर देखते हैं कि यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और कर रहा है तो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है यूज, और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं है, मतलब क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। ये 3 डायमेंशन चेक करते हैं जब फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स हम लोग नापते हैं, है ना। तो अंतर्दृष्टि नाम का एक पोर्टल है जहां पर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स मिलता है। अभी जो है 16.1 इसका ये है स्कोर है। अब है NFSI। ठीक है, ये NSFI होना चाहिए, गलती कर दिया है मैंने। यहाँ पर आप कर लीजिएगा NSFI। ठीक है, NSFI। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये आरबीआई लेकर के आता है हर 5 साल में, समझे। तो अभी NSFI यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से लेकर के 2024 तक का आया हुआ है। लेकिन 2024 तो अब खत्म हो जाएगा, तब न्यू आएगा। तब इसीलिए क्यों आएगा, अब क्या आएगा, NSFI 2020 से लेकर के 2025 तक का। ठीक, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर भी यही चीज लिखा हुआ है कि न्यू NSFI आएगा। ठीक, इसके बाद है अचीवमेंट ऑफ PSL टारगेट, मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। तो हमारा टारगेट था कि हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट दे, लोन दे। तो हम लोग जो 40% अपना लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में दे। ठीक है, जैसे कि किसान वगैरह को हो गया, तो हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में 40% देना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने अब क्या किया है, हम लोग 45% दिए हैं। तो अच्छी बात है भाई साहब, 45% दिया है। प्राइवेट लोग 48% दिया है और पब्लिक लोग 43% दिया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है 43% दिया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक 48% दिया है, यानी कि 45% हम लोगों का ओवरऑल हम लोगों ने दिया है PSL को, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो टारगेट था हमारा 40% का, लेकिन हम लोगों ने दिया है 45%। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है, 5.4% से इंक्रीज हो गया है। अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 5.74 लाख करोड़ का चालू है। इसका क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा होता है, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या फायदा होता है। हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड में जो किसान है उन लोगों को वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट देते हैं, ताकि वो लोग को जो भी सामान खरीदना है, जैसे कि बीज खरीदना है, तो बीज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो बीज हम लोग पैसा दे देंगे उसको, समझे। तो ये जो नॉर्मल चीज है जो कि बहुत इसेंशियल है उसका डे टू डे लाइफ में, तो उसको करने के लिए हम लोग पैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए कल्टीवेशन में उसको एक मोटर खरीदना है जिससे वो पानी देगा, तो मोटर खरीदने के लिए हम पैसा दे देंगे उसको। एनिमल हस्बेंड्री कोई चलाता है, मान लीजिए कि कोई एनिमल हस्बेंड्री चलाता है, मतलब कि एनिमल को नापता है, एनिमल को रखता है अपने पास, लेकिन एनिमल का तबीयत खराब हो गया तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल लगेगा उसको, तो वो पैसा भी किसान क्रेडिट कार्ड से वो ले सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो बढ़ गया है, बहुत लोगों को ये सप्लाई हुआ है, समझे। 5.74 लाख करोड़ को
मिल गया है किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छी बात है। तो हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बहुत सारी चीज देख लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। कहा गया कि डिसइन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़, इतना रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से मिल गया है सरकार को। सरकार को 30,000 करोड़ रुपया अपना सामान बेच बेच के मिला है। जो भी इन्वेस्टमेंट वो किया था पहले, या भी जो भी उसका अपना सामान वगैरह है सरकार का, वो बेच बेच के 30,000 करोड़ रुपया जमा कर लिया सरकार, समझे। अब सरकार का डेट, सरकार कितना लोन लिया है बाहर से, 24 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना लोन लिया है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट इसकी वजह से 1.2% ऑफ जीडीपी हो गया है, समझे। अभी थोड़ा सा कम हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो समझेंगे कि क्यों कम हो गया, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, यानी कि सीएडी जो है वो कम हो गया है, और कितना रह गया है 1.2% ऑफ जीडीपी। ठीक है, हम लोग अप्रैल से दिसंबर वाले डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है ना कि कितना परसेंटेज आपको अपना जीडीपी का उधार मांगना पड़ रहा है, ये है मेनली ग्रॉस डेफिसिट। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक तो जितना आप एक्सपेंडिचर किए हैं माइनस जितना आपका इनकम हुआ है। ठीक, इनकम में हम लोग जो है वो लोन वगैरह नहीं लेते हैं, किसी से लोन लिए हैं तो थोड़ी आपका इनकम हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर माइनस इनकम कितना होता है। तो यहाँ पर जो भी निकलता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पर मान लीजिए कि सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, ठीक है, लेकिन उसको इनकम कितना हुआ था, सिर्फ 7,000 करोड़ रुपया। तो वो खर्चा इतना कैसे कर दिया, उसके पास तो पैसा 7,000 रुपया आया था, लेकिन वो 10,000 रुपया कैसे खर्चा कर दिया, 3,000 रुपया कहाँ से लाया, वो किसी से मांग लिया होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बोरोइंग्स। तो कितना रुपया उसको मांगना पड़ा ताकि वो इतना एक्सपेंडिचर कर पाए, उसी को तो हम लोग बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, समझे। यहाँ पर 10,000 माइनस 7,000 कितना हो गया, 3,000। तो 3,000 रुपया जो है वो कहीं से मांगा होगा, ये रिक्वायरमेंट था सरकार का, क्योंकि सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 करना था, और इसका इनकम है 7,000, तो सरकार को 3,000 रुपया कहीं से मांग करके खर्चा करना पड़ा। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग बोरोइंग्स। इसीलिए सरकार का बोरोइंग्स जो है वो बढ़ गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैव इंक्रीज्ड। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इतना टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, तो कितना लिया है, तो हाईएस्ट इन 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स इस बार उसको मिल रहा है, 6.7% ऑफ जीडीपी। बाप रे बाप। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डर कौन कौन है, कमर्शियल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, प्रोविडेंट फंड्स है, और आरबीआई। आरबीआई कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है, ऑलमोस्ट 8%। ठीक है, अब रेमिटेंसेस का बात करते हैं, तो इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलता है, और इस साल वर्ल्ड बैंक के आधार पे भी इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। तो एज पर वर्ल्ड बैंक इंडिया इज टॉप रेसिपिएंट। कितना रुपया मिला है, 135 बिलियन यूएस डॉलर्स। साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर बात कहा जाए तो अभी एगो अल्ट्रा लॉन्ग 50 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 50 साल में जाकर के वो मैच्योर होगा। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म में करना है अपना इन्वेस्टमेंट, वो अल्ट्रा लॉन्ग 50 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला भी देख लिया चार्ट। ये चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार फटाफट हम लोग रीड कर लेते, समझ लेते हैं, है ना। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आरबीआई क्या लेकर के आया, तो आरबीआई कहता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पर जो डिजिटल पेमेंट है वो 13 बिलियन हो गया है, डिपॉजिट जो है वो बढ़ गया है, उसमें से भी टाइम डिपॉजिट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। क्रेडिट ग्रोथ हुआ है कितना परसेंटेज, 16% क्रेडिट ग्रोथ हुआ है फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो 19% का ग्रोथ किया है, और पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है वो 14% का ग्रोथ किया है। रेपो रेट जो है हम लोग पिछले साल बढ़ाए थे, 2022-23 में बढ़ाए थे, कितना बढ़ाए थे, 2.5% बढ़ाए थे, यानी कि 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे। ईबीआरआर अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि जो रेपो रेट का ऑपरेशन है वो जल्दी जल्दी फास्टली इंप्लीमेंट हो पाए। सीआरआर हम लोग इंक्रीमेंट किए थे, 10% हम लोग सीआरआर बढ़ा दिए थे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो है ना 2,000 का नोट ले रहे थे, और 2,000 का नोट ले रहे थे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता और वो कहीं लोन ना दे दे, इसीलिए हम लोग सीआरआर को बढ़ा दिए थे, सीआरआर को इंक्रीमेंट कर दिया था 10% से। फिनटेक की बात करें तो फिनटेक में जो ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट है वो ज्यादा दूर तक हम लोग और फैला रहे हैं, और जो यूपीआई और सीबीडीसी का इंटर ऑपरेबिलिटी है वो भी बढ़ गया है। बैंक फ्रॉड भी बढ़ गया है, जो ऑनलाइन बैंक फ्रॉड है वो बहुत बढ़ गया है, समझे, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन देखा गया है कि ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो अमाउंट है वो छोटा छोटा अमाउंट है, तो स्मॉल फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। आरबीआई ने बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा है कि तुम लोग लाइबोर और माइबोर से हट करके एसओएफआर में आओ। यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया लाइबोर और माइबोर के बारे में, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपका इधर उधर हो सकता है, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, ठीक है। लाइबोर और माइबोर के बारे में आपको थोड़ा बहुत और जानना चाहिए, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देकर के देख सकते हैं।
अभी आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया। लाइबर क्या होता है, माइबर क्या होता है, क्यों इसको हम लोग हटा रहे हैं और क्यों हम लोग एसओएफआर को ला रहे हैं, ठीक है, और ईबीएलआर क्या होता है, ईबीएलआर को क्यों लेकर के आया है अभी सरकार। ये तो हो गया बैंकिंग सेक्टर के लिए। साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी बात करता है आरबीआई। तो आरबीआई कहता है कि जो है ना, हम लोग 5 किलोमीटर रेडियस में हम लोग को बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। साथ में जो हिली एरियाज है वहां पर 500 हाउस होल्ड का अगर गुच्छा है तो वहां पर भी हम लोग बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आरबीआई सोचा था, इसको वो पूरा भी किया है। 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसको पूरा कर दिया है अंडर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एनएसएफआई, तो एनएसएफआई के तहत ये आरबीआई किया है। एनएसएफआई जो है ना, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हर 5 साल में आता है। अभी 2024 में ये खत्म हो जाएगा, तब न्यू स्ट्रेटजी लेकर के आना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फिर वहां पर आएगा 2025-30 के लिए आएगा, ठीक है। एफआई इंडेक्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इस इंडेक्स में हम लोग ये जांचते हैं, ये चेक करते हैं, ये मेजर करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना अच्छा से हो रहा है। यहाँ पर अभी हम लोगों का मार्च 2023 में कितना स्कोर है, 60.1 ये स्कोर है एफआई इंडेक्स में। एफआई इंडेक्स यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि पोर्टल में देख सकते हैं। यहाँ पर 3 डायमेंशन का बात होता है और 3 डायमेंशन पे चेक करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 डायमेंशन कौन कौन सा है, यूसेज, क्वालिटी और एक्सेस, ठीक है। पीएसएल टारगेट यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर को लिए हम लोग जो टारगेट बनाए थे कि प्रायोरिटी सेक्टर को हम लोग लेंडिंग करेंगे, हम लोग लोन देंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर को हम लोग लोन देने के लिए टारगेट बनाए थे कि 40% हम लोग लोन देंगे, लेकिन हम लोग दिए कितना है, 45%, 45.1%, ठीक है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने 48% लोन दिया है प्राइवेट सेक्टर को, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने 43% लोन दिया है प्राइवेट सेक्टर में। फिर साथ में कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी हम लोग बहुत बढ़ा दिए हैं। 5.74 लाख करोड़ हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया जाता है किसान को, ताकि कल्टीवेशन में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरी में जो भी उनको डे टू डे खर्चा लगता है वो मांग सकता है, कहीं से ले सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट से 30,000 करोड़ रुपया कमाए हैं। डेट में कितना खर्चा, मतलब डेट कितना लिया है, डेट कितना लिया है सरकार, 24 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.2% है ऑफ जीडीपी। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को देखा जाए तो 5.9% है, 5.9% है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब है कि 5.9% ऑफ जीडीपी सरकार को कहीं से मांगना पड़ा है, कहीं से उधार लेना पड़ा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी बढ़ गया होगा। यहाँ पर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में हम लोग कर रहे हैं कि सरकार ज्यादा खर्चा कर दिया है, 5.9% ज्यादा खर्चा कर दिया है सरकार। ज्यादा खर्चा कर दिया है तो कहीं से मांगा होगा, कहीं से मांगा होगा, इसका मतलब कि लोन लिया होगा, लोन लिया होगा तो कमर्शियल बोरोइंग्स बढ़ गया होगा। साथ में ज्यादा खर्चा कर रहा है तो कहाँ खर्चा कर रहा है, रिवेन्यू पे, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई पूंजी बना रहा है, कोई कैपिटल एसेट बना रहा है, या फिर नॉर्मली खर्चा कर रहा है डे टू डे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, नया नया रोड्स बना रहा है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सरकार, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को बात करें, डायरेक्ट टैक्स जो है वो 6.7% है जीडीपी का। जितना ग्रोथ है जीडीपी का उतना ही डायरेक्ट टैक्स भी ले रहा है ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कितना ले रहा है, ये 30 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, 6.7% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन कौन होल्ड करता है सबसे ज्यादा, कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा होल्ड करता है और सबसे कम होल्ड करता है आरबीआई 7.9%। रेमिटेंसेस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है इन केस ऑफ रेमिटेंसेस। कितना रिसीव किया है रेमिटेंस, 135 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं कि आरबीआई अपने लिए क्या क्या बात रखा था इस बार और फॉरेनर्स के लिए क्या क्या बात रखा गया। तो आरबीआई अपने लिए क्या क्या बात रखा है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाए हैं। 26 फरवरी से लेकर के मार्च 1 तक हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाए हैं, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंस लोगों को समझा रहे हैं। इसका थीम रखा गया था, मेक ए राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। फिर ये लोग सीएफएल को भी सेटअप कर रहा है। सीएफएल का मतलब सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने के लिए कुछ कुछ सेंटर बना रहे हैं, ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है, जहां जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पहुंच रहा है, तो वहां के लिए हम लोग एक सेंटर बनाएंगे जहां से हम लोग फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो सीएफएल बन रहा है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी बन रहा है। एनएसएफई, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें आरबीआई ने 5C बताया है, फॉर डिसमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन को हम लोग जब फैलाएंगे, दूर दूर तक पहुंचाएंगे, तो हम लोग 5C का इस्तेमाल करेंगे। 5C का मतलब कि हम लोग कंटेंट बनाएंगे बढ़िया, डेवलपिंग कंटेंट, ठीक है, हम लोग कंटेंट अच्छा बनाएंगे। फिर जो कैपेसिटी है, जिसके आधार पर हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, जो टीचर है,
जो कि फाइनेंशियल कंटेंट देगा वो टीचर का हम लोग कैपेसिटी अच्छा करेंगे, टीचर को भी हम लोग बताएंगे, टीचर को सिखाएंगे ताकि टीचर अच्छे तरीके से हम लोग कंटेंट डिलीवर कर पाए। फिर हम लोग कम्युनिटी लेड मॉडल्स को इस्तेमाल करेंगे। जब एक कम्युनिटी बनेगा तो वहां पर जो है ना इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलता है। जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सारा कम्युनिटी के लोग जुड़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। उसी तरह का हम लोग कम्युनिटी बना करके फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में नहीं पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के तरीके से हम लोग कम्युनिटी बनाएंगे और वहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाएंगे। फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, हम लोग का कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सही होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग जिनको जरूरत है उन तक पहुंच पाए फाइनेंशियल एजुकेशन। फिर एनहांसिंग कोलैबोरेशन, हम लोग कोलैबोरेशन ठीक करेंगे ताकि लोगों में ये चीज फैले कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारा इनिशिएटिव भी लेकर के आया हुआ है। फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एडल्ट्स यानी कि फेपा, फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स एफईटीपी, फिर मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेड यानी कि फैक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद करेंसी मैनेजमेंट को लेकर के आरबीआई क्या कहता है, यहाँ पर मैंने करोड़ लिखना भूल गया है, ठीक है, आप करोड़ लिख लीजिएगा या फिर आप सिंपल ऐसा लिख दीजिए 34.7 ट्रिलियन, 34.7 ट्रिलियन रुपीस, इतना है सर्कुलेशन बैंक नोट का। इसके बाद वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इंक्रीज्ड बाय 3.9% एंड वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 7.8%। अब देखिए वैल्यू तो बढ़ गया है, नॉर्मल सा बात है, वैल्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है और वैल्यू कम बढ़ा है। इसका रीजन ये है कि 500 का जो नोट है वो ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 2000 का नोट तो वापस ले लिया गया था ना, तो 500 का नोट जल्दी ज्यादा ज्यादा हो रहा है। एक 200 का नोट आने से 500 का नोट जा रहा है, 4 को 500 का नोट जा रहा है, इससे जो नंबर ऑफ नोट है वो तो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, अब वैल्यू हल्का फुल्का ही बढ़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बैंक नोट इन सर्कुलेशन इंक्रीज 3.9%, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज बाय 7.8%। ई रुपी का कितना सर्कुलेशन है, 234 करोड़। ठीक, अब पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 44% है, यानी 44% एडिशनल ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे इस साल। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी बढ़ गया है 11.3%। ठीक है, ये चीज आप याद नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। फिर है पीआईडीएफ यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड से खर्चा होता है ताकि नया नया पेमेंट का तरीका निकल के आ पाए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग फंड बनाए जिसका नाम है पीआईडीएफ। इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीओएस टर्मिनल ये बढ़ गया है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। आप देखे होंगे कि एक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होता है, वहां पर क्या करते हैं, आप अपना कार्ड को स्वाइप करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट ऑफ सेल्स मशीन। तो पीओएस टर्मिनल जो है वो बहुत बढ़ गया है, 9 लाख हो गया है। नंबर ऑफ भारत क्यूआर और नंबर ऑफ यूपीआई क्यूआर ये भी बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर हम लोग 10% इंप्रूव किए हैं। ठीक है, और कितना नंबर ले आए हैं, कितना स्कोर ले आए हैं, 418 का, सितंबर 2023 का बात है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी हमारा बढ़ गया है, 10% से इंप्रूव हुआ है। ठीक, आरबीआई जो है यूपीआई लिमिट अपना इनहेंस किया है, 5 लाख कर दिया है पर डे फॉर द पेमेंट्स टू हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आप पर डे यूपीआई से 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं एक दिन में। ठीक, तो आरबीआई ने क्या क्या कहा है, पहले तो वो कहा कि देखो हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाए, वहां का थीम था कि मेक राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियल स्मार्ट। फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी और फैलाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सेंटर भी खोल रहे हैं। तो जो बच गया है ब्लॉक में, वो सब ब्लॉक में भी हम लोग सीएफएल खोलेंगे, मतलब सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी खोलेंगे। साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो इनका नेशनल स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत भी फाइनेंशियल एजुकेशन को फैलाएंगे। इसके अंदर एक 5C मॉडल है जिसके अंदर ये लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को फैलाते हैं। 5C में क्या आता है, डेवलपिंग कंटेंट, डेवलपिंग कैपेसिटी अमंग इंटरमीडिएरीज, लेवरेजिंग कम्युनिटी लेड मॉडल, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और इनहैंसिंग कोलैबोरेशन। इसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एडल्ट्स पेपा, फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स यानी कि एफईटीपी, मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि एमएसएसपी, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेड यानी कि फैक्ट। ये तो बात हो गया फाइनेंशियल एजुकेशन का। फिर करेंसी मैनेजमेंट को लेकर के क्या कहा गया आरबीआई के द्वारा, आरबीआई कहा कि अभी जो टोटल बैंक नोट है जो सर्कुलेशन में है वो 34.7 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है, 34.7 ट्रिलियन रुपीज, जिसको आप कह सकते हैं कि 34 लाख करोड़। इसके बाद कहा गया कि जो बैंक नोट का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, 7.8% से बढ़ गया है, बढ़ेगा ही क्योंकि 2000 का नोट हम लोग ले लिए हैं और 500 का नोट हम लोग जारी कर दिए हैं। 2000 का 4 नोट लिए हैं और 20 को 500 का नोट दिए हैं,
तो इससे तो बढ़ ही जाएगा हमारा जो वॉल्यूम है। तो जो बैंक नोट्स का वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया है। ई रुपए का सर्कुलेशन जो है वो 234 करोड़ है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का बात करें तो पेमेंट जो है 44% एडिशनल ट्रांजैक्शन अभी हुआ है और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी 11.3% से बढ़ गया है। पीआईडीएफ को देखा जाए यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को देखा जाए तो वहां पर भी जो पीएस टर्मिनल है वो 89 लाख और आ गया है इस साल। भारत क्यूआर और यूपीआई क्यूआर का नंबर भी बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने इंप्रूव किया है 10% और स्कोर हो गया 418। हम लोगों ने यूपीआई लिमिट भी बढ़ाया है पर डे का। 1 लाख हम लोग पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, लेकिन अगर हम लोगों को हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पेमेंट करना है तो हम लोग एक दिन में 5 लाख तक का लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आरबीआई अपने लिए कहा गया। अब हम लोग देखते हैं कि फॉरेनर्स के लिए क्या कहा है। तो आरबीआई कह रहा है कि देखो भाई, पहले ना फॉरेनर्स लोगों के लिए मुश्किल था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, लेकिन अब मुश्किल नहीं होगा। अब हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अंडर फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ये फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है? जहां पर नॉन रेजिडेंट जो है उनको परमिट किया जाता है कि तुम आराम से बिना कोई दिक्कत का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में पहले जो नॉन रेजिडेंट था वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आराम से इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो कर सकता है। इसका इंक्लूजन हो गया है। इसके बाद कहा गया कि रेमिटेंसेस टू आईएफएससीज अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। देखिए, पहले जो है ना आईएफएससी को क्या करना पड़ता था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को पहले समझते हैं। इस स्कीम के अंदर क्या होता है ना कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है इंक्लूडिंग माइनर, उन लोगों को क्या है कि वो लोग 250 यूएसडी पर ईयर रेमिट कर सकता है। मान लीजिए कि आपको एक देश से दूसरा देश में भेजना है तो आप 250 बोलते हैं 2.5 लाख यूएसडी भेज सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है फॉरेन से, तो उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो कितना पैसा आप खर्चा कर सकते हैं? 250 यूएसडी। क्योंकि देखिए, आप बाहर से कुछ भी खरीद रहे हैं तो पेमेंट आपको डॉलर में करना पड़ेगा। डॉलर आपको देगा कौन? डॉलर देगा आरबीआई। तो आरबीआई साल में एक आदमी को 2.5 लाख यूएसडी ही देता है, ठीक है, और कहता है कि देखो 2.5 लाख यूएसडी हमको दिए हैं, जल्दी से जल्दी खर्चा कर दो, ठीक है। अगर नहीं खर्चा कर रहा है तो वापस कर लो, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत जरूरी है, हर किसी को हम देते नहीं फिरेंगे, आरबीआई ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर कहता है कि आईएफएससी को पहले कहा गया था कि अगर तुम जो ये यूएसडी ले रहे हो, अगर तुम अनयूटिलाइज कर देते हो 15 दिन में तो तुम वापस विड्रॉ कर लो, यानी कि वो पैसा निकाल लो, वरना वो पैसा को तुम छोड़ दो, ठीक है। फिर तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे। 15 दिन तक खर्चा करना है तो करो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी वो दिन हम लोग 180 डेज कर दिए हैं। तो आईएफएससी में अगर हम लोग पैसा दे देते हैं तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि देखो 180 दिन तक तुम खर्चा कर सकता है, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हम वो हटा देंगे, ठीक है, फिर तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज आपको एग्जाम में जरूरी है वो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। एक बार वापस से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक? देखिए, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, इसका रीजन है ज्यादा डिटेल में अगर आप समझ जाइएगा ना तो फिर आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझे। इसीलिए मैं आपको ओवर बताता हूँ जिससे आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो जाए, समझे। यहाँ पर आपका फेज 1 भी अच्छा होगा, फेज 2 भी अच्छा होगा, इंटरव्यू भी अच्छा होगा, आप इतना आप जान लिए, ठीक है। इसको भी हम लोग फटाफट एक बार समझ लेते हैं। हम लोग फॉरेनर्स के लिए क्या किए हैं, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको हम लोग एक्सेसिबल बना दिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग कह रहे हैं कि जो भी रेमिटेंसेस है आईएफएससी को, ठीक है, वहां पर 15 दिन का लिमिट को हटा करके 180 दिन का लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समराइज करते हैं एनुअल रिपोर्ट को। तो हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में कैसे कैसे पढ़ाई किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि इस रिपोर्ट में ग्लोबल लेवल पे क्या बात हुआ है और इंडिया लेवल पे क्या बात हुआ है रिलेटेड टू ग्रोथ, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है वो इस एनुअल रिपोर्ट में 4 जगह के लिए बात कहा गया है। बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ बात कहा है आरबीआई, कुछ बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहा है, कुछ बात वो अपने लिए कहा है यानी कि आरबीआई के लिए कहा है, और कुछ बात वो फॉरेनर्स के लिए कहा है। तो सारा बात को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंक और फॉरेनर्स के लिए कहा गया है वो सबको भी हम लोग समझेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि वर्ल्ड और इंडिया के लेवल पे क्या बात कहा गया है रिलेटेड टू ग्रोथ, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल लेवल का ग्रोथ के बारे में बात कहा गया। देखिए, इस रिपोर्ट में आरबीआई जो है वो अपना डेटा कम दे रहा है और दूसरे का डेटा ज्यादा दे रहा है,
क्योंकि आरबीआई चाहता है कि लोग उस पे उंगली ना उठाएं और आरबीआई का बात रिलायबल हो पाए। तो आरबीआई का बात रिलायबल तब होगा जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आरबीआई भी देगा। इसीलिए ग्रोथ को लेकर के आरबीआई क्या कहता है कि आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.2% है 2023 में, जो कि कम है 3.5% से। अक्सर देखा गया है कि 3.5% ग्लोबल ग्रोथ रहता है, लेकिन इस बार 3.2% है, यानी कि कम है। इसका रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे देशों में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स एक रीजन है। लड़ाई झंझट हो ही जा रहा है बहुत सारे देशों में। इन्फ्लेशन और रिस्ट्रिक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ, वो कम है। कितना है? 3.2%। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उनका ग्रोथ है 4.3% 2023 में। इसके बाद इंडिया को लेकर के कहा गया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो साउंड है और स्टेबल है, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर एफआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई रखा गया है और साथ में एसेट क्वालिटी भी हाई है और बैंक्स जो है वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसीलिए कह सकते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा इंडिया का वो स्टेबल है और साउंड है। स्टॉक मार्केट को लेकर के तो क्या ही कहना है, स्टॉक मार्केट तो अपना चरम पे है। ये जो है अपना वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन यूएसडी टच कर दिया है, यानी कि वो 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है पूरे दुनिया में। जीडीपी, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, वो एनएसओ के हिसाब से उसका ग्रोथ 8.2% हो गया है। जीबीए को भी हम लोग जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं कि जीबीए भी और कुछ नहीं है, नेशनल इनकम को निकालने का दूसरा तरीका है। जीडीपी और जीबीए दो नाम है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, नेशनल इनकम निकालना। जीडीपी का ग्रोथ है 8.2%, जीबीए का ग्रोथ है 7.2%। जीबीए में यानी कि नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कितना सपोर्ट है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 18% कंट्रीब्यूशन है। ये ज्यादा नहीं है, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं है। इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है और उसके वजह से एग्रीकल्चर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो ग्रोथ का बात हो गया। इन्फ्लेशन का बात करते हैं। इन्फ्लेशन में हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया है, इंटरेस्ट रेट हाई किया गया है ताकि इन्फ्लेशन डाउन हो सके। तो 2022-23 में सारे देशों के द्वारा इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट किया गया था, जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट की वजजह से हम लोग इन्फ्लेशन अभी थोड़ा सा कम देखेंगे। तो 2022 से देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। अभी 2023 में कितना इन्फ्लेशन है? 6.8% इन्फ्लेशन है ग्लोबल लेवल पे। इंडिया लेवल पे क्या है इन्फ्लेशन? तो इंडिया को देखा जाए तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई कहते हैं, वो है 4.4%। यहाँ पर देखा गया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका मेन कारण है फूड इन्फ्लेशन। हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीजन ये है कि फिर से क्लाइमेट चेंज, हमारे देश में भी एग्रीकल्चर अच्छे से फल फूल नहीं रहा है, फसल उस तरीके से उपज नहीं रहा है, जिसकी वजह से फूड जो है वो महंगा हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो हल्का फुल्का बढ़ा हुआ दिख रहा है, 5.4% दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये जो है ये 6% के अंदर है। जो आरबीआई का टारगेट रहता है कि 2% से लेकर के 6% तक रहना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन, तो उतना ही चल रहा है, 5.4% है अभी। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब दुनिया को लेकर के ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड का जो ग्रोथ है वो कम हुआ है 2023 में। ट्रेड का ग्रोथ मतलब कि आपस में खरीदा बिक्री का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया है ग्लोबली। तो ग्लोबली इसीलिए कम हो गया है क्योंकि ग्लोबली में जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, तो देशों के पास ज्यादा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, क्लाइमेट चेंज भी हुआ रखा है, इसीलिए जो ग्लोबल ट्रेड है उसका वॉल्यूम कम हो गया है। 2023 में 0.3% का ग्रोथ देखा गया, जो कि बहुत कम है। लेकिन आशा हो रहा है कि 2024 में 3% का ग्रोथ देखा जाएगा, 2025 में 3.3% का ग्रोथ देखा जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि 2023 में 0.3% का ही ग्रोथ हुआ। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि डब्ल्यूटीओ का रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश कर दे ताकि मेरा डेटा रिलायबल हो। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि डब्ल्यूटीओ का रिपोर्ट, जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके हिसाब से जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वैल्यू है वो 1.2% से गिर गया है। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया है वो टॉप 5 सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर आ गया है। तो टॉप 5 इन सर्विस एक्सपोर्ट कौन कौन सा देश है? जापान, यूके, यूएस, ईयू एंड इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का बात करते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट का बात करते हैं, एफडीआई और एफपीआई का बात करते हैं। जो नेट एफडीआई है वो 10 बिलियन है, पिछले साल से बहुत कम है। ठीक है, नेट एफडीआई का क्या मतलब होता है? नेट एफडीआई का मतलब है कि बाहर देश वाले ने हमारे देश में कितना डेवलपमेंट किया और हम लोगों ने बाहर जाकर के कितना इन्वेस्टमेंट किया।
तो नेट में कितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कितना नेट में हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं नेट एफडीआई। तो नेट एफडीआई जो है वो 10 बिलियन का रहा है इस साल, जो कि पिछले साल से कम है। टॉप सोर्स कहाँ से आ रहा है, कौन सा ऐसा देश है जहां से हम लोगों को मैक्सिमम एफडीआई मिलता है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, फिर है मैक्सिको, फिर है यूएस, फिर नीदरलैंड और फिर जापान। फिर नेट एफपीआई का बात करते हैं कि हमारे देश में नेट एफपीआई कितना हुआ है। एफपीआई का मतलब होता है जब बाहर वाले देश के आदमी हमारे देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के सिक्योरिटीज में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेट एफपीआई का मतलब कि बाहर के जो आदमी है, फॉरेनर जो है, वो हमारे स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट किए हैं, माइनस हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है बाहर में। तो नेट में हम लोग का देश में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इन स्टॉक या फिर स्टॉक और शेयर्स, तो ये पॉजिटिव रहा है। नेट एफपीआई हमारा पॉजिटिव रहा है, यानी कि हमारे देश में ज्यादा हुआ है रादर देन हम लोगों ने ज्यादा किया है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात कहा गया कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट है यूजुअल स्टेटस को लेकर के, और 5% अनएम्प्लॉयमेंट है वीकली स्टेटस को लेकर के। तो यूजुअल स्टेटस होता है जब आप पूरे साल में अगर मेजर टाइम अनएम्प्लॉयड रहे हैं तब आपको अनएम्प्लॉयड मान लिया जाता है। और वीकली स्टेटस का मतलब होता है कि जब आप 7 दिन के अंदर 1 घंटा भी अगर आप एम्प्लॉयड रहे हैं तब आपको अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉयड माना जाएगा, अदरवाइज आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तो वीकली स्टेटस में 5% ऐसे लोग हैं जो कि 7 दिन के अंदर 1 घंटा भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, और 3.1% ऐसे लोग हैं जो कि पूरे साल में मैक्सिमम टाइम अनएम्प्लॉयड रहे हैं। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा ये डाटा दिया गया है। ये जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये 2017-18 से स्टैब्लिश है और तभी से ये डेटा दे रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 59.8% है, यानी कि ऑलमोस्ट 60% है। क्लाइमेट को देखा जाए तो इंडिया जो है वो 4th बेस्ट परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट को लेकर के। अब ये बात अगर आरबीआई कहेगा तो आप उस पर उंगली उठा देंगे, इसीलिए आरबीआई कहता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इंडिया जो है वो 4th बेस्ट परफॉर्मर्स है इन 63 कंट्रीज। फॉरेक्स रिजर्व को लेकर के कह रहा है आरबीआई कि 650 अप्रॉक्स 650 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो कि पिछले साल से बहुत इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट कम हुआ है लेकिन इंपोर्ट उससे ज्यादा कम हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो 3.1% कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 5.7% कम हुआ है। हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो भी 3% से कम हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कहा गया, गवर्नमेंट के लिए क्या कहा गया, आरबीआई अपने बारे में क्या कहा है, और फॉरेनर्स के लिए क्या कहा गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कहा है आरबीआई। तो आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर में वो बढ़ गया है, 13 बिलियन हो गया है मार्च 2024 में। डिपॉजिट्स जो है वो बढ़ गया है, स्पेशली टाइम डिपॉजिट्स, जो एफडी है, आरडी है, उसका संख्या बढ़ गया है। क्रेडिट ग्रोथ, हमारा बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट का भी ग्रोथ हुआ है, लोन हम लोग ज्यादा देने लगे हैं, 16% का हम लोग का क्रेडिट ग्रोथ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक 19% का ग्रोथ लिया है और पब्लिक सेक्टर बैंक 14% का ग्रोथ लिया है। रेपो रेट जो है हम लोग 2022-23 में ही इंक्रीज किए थे, इस साल इंक्रीज नहीं किए। तो हम लोग 2022-23 में कितना इंक्रीज किए, 250 बेसिस पॉइंट, जिसको कह सकते हैं 2.5% इंक्रीज। हम लोग ईबीएलआर लेकर के आ रहे हैं इंस्टीड ऑफ एमसीएलआर और बेस रेट। पहले हम लोग बेस रेट और एमसीएलआर को इस्तेमाल करते थे। ये बेस रेट और एमसीएलआर क्या होता है, ये वो रेट है जिसमें बैंक जो है वो आगे लेंड करता है। तो बैंक जब आगे लेंड करेगा तो ये चीज रेपो रेट के हिसाब से होना चाहिए, तभी तो रेपो रेट का फायदा है, रेपो रेट को चेंज करने का फायदा है, क्योंकि रेपो रेट चेंज करेंगे तो इन्फ्लेशन चेंज होगा। तो रेपो रेट को हम लोग चेंज करते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाए। लेकिन बीच में खड़ा हो जाता है बैंक। बैंक जो बोलता है कि हम तो रेपो रेट मानेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू एमसीएलआर और बेस रेट और एमसीएलआर मानने से क्या होता है ना कि जो रेपो रेट है वो लेट से जाता है बैंकों के पास, और लेट से बैंक अपना रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। इससे क्या होता है कि रेपो रेट का जो ऑपरेशन है वो बहुत डिले हो जाता है। इसीलिए अभी क्या किया है बैंकिंग सेक्टर में, आरबीआई बोल रहा है कि अब तुम लोग एमसीएलआर और बैंक बेस रेट नहीं मानोगे, तुम लोग मानोगे ईबीएलआर। तो जब ईबीएलआर मानेगा तो ईबीएलआर में क्या होगा कि जल्दी से जल्दी रेपो रेट बैंक को मानना पड़ेगा। तो बैंक अगर जल्दी से जल्दी रेपो रेट मानेगा तो जल्दी से जल्दी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। इसीलिए कह रहा है कि हम लोग ईबीएलआर को इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर हम लोग देखेंगे सीआरआर इंक्रीमेंटल, हम लोगों ने 2023 में 10% सीआरआर को इंक्रीमेंट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि 2000 नोट जो है वो बैंकों के पास आ रहा है। तो बैंकों के पास अगर 2000 का नोट आने लगेगा तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो बैंक क्या करेगा कि वो लालच में ज्यादा लोन देने लगेगा। फिर वापस से लोन अगर देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार तो इन्फ्लेशन कम करना चाहता है, इसीलिए आरबीआई क्या कर रहा है,
सीआरआर को इंक्रीज कर दिया। सीआरआर को जब इंक्रीज कर दिया तो बैंकों का पैसा फंस गया, वो बाकी लोन नहीं दे पाने लगा। इसीलिए थोड़े समय के लिए, जब तक 2000 का नोट सबमिट हो रहा था, तब तक आरबीआई क्या किया था, इंक्रीमेंट कर दिया था सीआरआर को। सीआरआर को कहा था कि 4.5% नहीं, अब 14.5% हम लोग सीआरआर रख देते हैं। फिर धीरे धीरे फेज मैनर में उसको हटा दिया गया, अभी जो है सीआरआर नॉर्मल हो गया है। फिनटेक के बारे में बात किया गया कि ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग और जगह में फैला रहे हैं। 81 लोकेशन में हम लोग फैलाएंगे, जिसमें कि 15 बैंक्स कवर हो जाएगा। साथ में कहा गया कि जो बैंक फ्रॉड है वो बढ़ गया है, ऑनलाइन फ्रॉड स्पेसिफिकली बहुत बढ़ गया है। स्मॉल फ्रॉड्स बढ़ गया है, यानी कि जो छोटा छोटा अमाउंट का होता है ना, 20,000, 30,000, 40,000, इसका फ्रॉड बढ़ गया है। 40 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ये सब फ्रॉड थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट है उसका फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। आरबीआई ने बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा है कि तुम लोग लाइबोर और माइबोर को अब मत मानो और तुम लोग अडॉप्ट कर लो एसओएफआर। लाइबोर और माइबोर जो है वो स्कैंडल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से एक रिस्क क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई कहा कि तुम लोग जो है लाइबर और माइबर यूज मत करो बैंक्स, और एफआई तुम लोग यूज करो एसओएफआर। ठीक है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, लाइबर और माइबर में क्या दिक्कत था? ये लाइबर या फिर माइबर या फिर एसओएफआर क्या है? ये वो रेट है जिसपे बैंक्स बोरो करता है दूसरे बैंक से। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी कहा गया कि देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आरबीआई ये चाह रहा था कि हर 5 किलोमीटर रेडियस में बैंकिंग सर्विसेज पहुंच जाए, और जो हिली एरियाज है वहां पर जहां पर भी 500 हाउस होल्ड है तो उस एरिया में हम लोग बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा दें। ये टारगेट था आरबीआई का। वो कह रहा है कि ये टारगेट को हम लोग 99% मीट कर गए हैं। 27 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में हम लोग ये सर्विसेज पहुंचा दिए हैं। साथ में अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंडेक्स है, वो आप देख सकते हैं अंतर्दृष्टि पोर्टल में। तो अंतर्दृष्टि पोर्टल में आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स मिल जाएगा, जिसका अभी स्कोर चल रहा है 60.1। ये 3 चीजों को देखता है, 3 चीजों को नापता है, उस आधार पे नंबर देता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो 3 आधार क्या क्या है, 3 डायमेंशन क्या क्या है जिसको चेक किया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एफआई इंडेक्स। तो 3 जगह है, 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं, यूसेज, क्वालिटी और एक्सेस। हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वालिटी कैसा है, और यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा यूसेज हो रहा है। उसके बाद एनएसएफआई, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती करके एनएफएसआई कर दिया है, लेकिन एनएसएफआई यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 5 साल का प्लान बना था। 2019 से लेकर 2024 तक का प्लान ऑलरेडी था, जिसके अंतर्गत आरबीआई काम कर रहा था। अब ये लोग नया स्ट्रेटजी लेकर के आएगा 2025 से 2030 तक के लिए, समझे। इसके बाद कहा गया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका टारगेट सेट किया गया था 40%, कि बैंक जो है वो अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% जो है वो खर्च करेगा, लोन देगा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। टारगेट दिया गया था 40% का, लेकिन अचीव किया है 45%, बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर ने 48% अचीव किया है, प्राइवेट सेक्टर ने 43% अचीव किया है। इसके साथ साथ कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बहुत इंक्रीज हो गया है। 5.74 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट कार्ड में खर्च हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि जो किसान है उसको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये तो कहा गया बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर? तो कहा गया कि देखो दिस इन्वेस्टमेंट से सरकार को 30,000 करोड़ रुपया मिला है। सरकार का जो डेट है 24 बिलियन यूएसडी है, जो कि पिछले साल से बढ़ गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% ऑफ जीडीपी है, और ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.9% है। ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जितना आपने खर्चा किया माइनस जितना आपके पास आया, एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो यहाँ पर कहता है कि देखो आपने 5.9% एक्स्ट्रा खर्चा किया है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि आपने इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट ने 5.9% एक्स्ट्रा खर्चा किया है। ये 5.9% एक्स्ट्रा खर्चा कैसे किया होगा? बाहर से पैसा मांगा होगा तभी तो खर्चा किया होगा। मान लीजिए कि आपको जो है 10 रुपया मैंने दिया और आप 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर लिए। 10 रुपया जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लिए वो कहीं से आप मांगे होंगे, तो कहीं से आप मांगे होंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो 5.9% है वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है सरकार के द्वारा, तो कहीं से मांगा होगा, इसीलिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बढ़ गया है और डेट भी बढ़ गया है सरकार का। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो सरकार जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है तो क्या चीज पे किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है? तो देखा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब रोड्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया गया है। डायरेक्ट टैक्स सरकार को बहुत मिला है। 30 सालों में सबसे हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स अभी सरकार ले रहा है, 6.7% ऑफ जीडीपी। जितना ग्रोथ कर रहा है जीडीपी में उतना ही टैक्स भी ले रहा है, समझे। फिर जी सिक्योरिटीज होल्डर्स,
यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन कौन होल्ड कर रखा है। कमर्शियल बैंक ने 37.6% होल्ड किया हुआ है और आरबीआई ने 7.9% होल्ड किया गया है। रेमिटेंस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को मिलता है। कितना मिलता है? 135 बिलियन। किसके द्वारा मिलता है ये चीज भी आपको जरूरी है, ठीक है। एक 50 ईयर का लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कहा गया, गवर्नमेंट के लिए क्या कहा गया। अब आरबीआई अपने लिए क्या कहता है वो भी देखते हैं। आरबीआई अपने लिए कहता है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाए हैं 26 फरवरी से लेकर के मार्च 1 तक, जहां पर हम लोगों का थीम था मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। फिर आरबीआई बहुत सारा सीएफएल को सेटअप कर रहा है बहुत जगह में। सीएफएल का मतलब सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाएगा बहुत लोगों तक, ठीक है। आरबीआई का एक स्ट्रेटजी भी है, एनएसएफई कहते हैं इसको, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत वो फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना चाहता है। तो वो 5C के अंदर काम करता है ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों तक पहुंचे। 5C क्या है? पहला है डेवलपिंग कंटेंट, कंटेंट बढ़िया से डेवलप करो। दूसरा डेवलपिंग कैपेसिटी अमंग इंटरमीडियरीज, जो टीचर है जो कि पढ़ाने वाला है उसका कैपेसिटी इंप्रूव करो। उसके बाद लेवरेजिंग कम्युनिटी लेड मॉडल, कम्युनिटी को इस्तेमाल करो फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाने के लिए। एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजी को अच्छा रखना चाहिए ताकि हम लोग का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाए। इनहैंसिंग कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन को इंक्रीज करो, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेकर के आया है ये आरबीआई, जैसे कि फेपा फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एडल्ट्स, एफईटीपी फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स, एमएसएसपी मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, एफएसीटी फैक्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेड। करेंसी मैनेजमेंट को लेकर के कहा गया कि जो टोटल बैंक नोट है सर्कुलेशन में वो 34 लाख करोड़ रुपया है। तो जो टोटल बैंक नोट सर्कुलेशन में है वो कितना है? 34.7 ट्रिलियन रुपीस, या फिर कह सकते हैं 34 लाख रुपीस, 34 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। इसमें देखा गया कि जो वॉल्यूम है बैंक नोट का वो बढ़ गया है। ऑब्वियस सा बात है कि 2000 रुपया को लेंगे, 2000 रुपया वाला नोट को लेंगे और 500 रुपया वाला नोट को देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है बैंक नोट का वो बढ़ जाएगा। ई रुपये का सर्कुलेशन कितना है? 234 करोड़। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का बात हुआ तो कहा गया कि देखो जो पेमेंट है वो बढ़ा है, 44% एडिशनल ट्रांजेक्शन हुआ है और आरटीजीएस ट्रांजेक्शन भी 11% से बढ़ा है। पीआईडीएफ का मतलब होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करने के लिए जो फंड बनाए हैं उससे हम लोग बहुत सारा खर्चा भी किए हैं। क्या रिजल्ट हुआ है वो बताया गया है कि नंबर ऑफ पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बढ़ गया है। कितना हुआ है? 89 लाख हुआ है। नंबर ऑफ भारत क्यूआर और नंबर ऑफ यूपीआई क्यूआर ये भी इंक्रीज हुआ है। फिर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 10% से इंप्रूव हुआ है और अभी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर है 418। आरबीआई ने यूपीआई लिमिट इंक्रीज कर दिया है फॉर पेमेंट्स इन हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 5 लाख रुपया कर दिया है 1 लाख रुपया से, ठीक है। अब फॉरेनर्स के लिए क्या कहा गया है? पहले जो है ना, जो फॉरेनर्स हैं या फिर नॉन रेसिडेंट्स हैं वो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है उन लोगों को परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, वो लोग बिंदास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। उसके बाद एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंतर्गत जो आईएफएससी है अब वो लोग जो आरबीआई से पैसा कन्वर्ट करा करके अपना अकाउंट में रखता था ताकि वो लोग बाहर में इन्वेस्ट कर पाए। तो पहले आरबीआई उसको 15 दिन का लिमिट दिया था कि 15 दिन में ही तुम इन्वेस्ट कर देना पैसा, जो भी यूएस डॉलर तुम हमसे लिया है ना तो वो यूएस डॉलर तुम 15 दिन में खर्चा कर देना, अदरवाइज हम वापस ले लेंगे। लेकिन अभी वो लिमिट 15 दिन का बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। अब 180 दिन का लिमिट है कि तुम 180 दिन तक ये कन्वर्टेड यूएस डॉलर्स अपने पास रख सकते हैं, अपने अकाउंट में रख सकते हो। ये चीज आईएफएससी के लिए कहा किया गया है। तो यहाँ पर मैंने हर तरीके से आपका समराइज करा दिया, ठीक है। इस समराइजेशन वीडियो को आप 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो को ये अंत तक देख रखा है तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे कंटेंट में लाइक कर सकते हैं। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मेरे वीडियो को भी दूर तक पहुंचाएगा। साथ में आप कमेंट करिए, आपका कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका जो पॉजिटिव कमेंट होता है वो मुझे और मोटिवेट करता है अपना 100% देने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आने वाले डेज में मैं और इस तरह के रिपोर्ट्स लेकर के आने वाला हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नोट्स है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। ये चीज आप सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। जो डाउट सॉल्विंग है या फिर कोई आपको डाउट होता है कि कोई सा भी रिलेटेड आपको डाउट होता है तो वो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है
कुमार आर्यन 786, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम में डाउट सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझसे बात भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करो, वहां पर सीधा डाउट सॉल्व मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।